हेलो बच्चा लोग, तो हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में क्या कर रहे थे भैया, डायमेंशन पे और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे क्या कर रहे थे, क्वेश्चंस कर रहे थे। क्या कर रहे थे? क्वेश्चंस कर रहे थे। तो एक दो क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं डिवीजन समझ लो तरीके से। उसके बाद किस पे आएंगे भैया, हम लोग आएंगे किसके ऊपर, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ये डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन क्या है, यूज क्या है। आया बात समझ में? कहाँ मतलब एप्लीकेशन देखने को कहाँ मिलता है इसका। अभी एक दो क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ। और इससे पहले क्या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है मैंने क्या बताया था भैया, रिवाइज कर लेते हैं एक बार, क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बना रहे हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है भैया कि ऐसा मतलब दो फिजिकल क्वांटिटी, मतलब अगर कोई दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो रहा है एक दूसरे से या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो दोनों का डायमेंशन क्या है, सेम है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है भैया, अगर कोई दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और अगर डायमेंशन अलग है तो उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग नहीं कर सकते हैं, उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोग नहीं कर सकते हैं। कोई दिक्कत ही बात समझने में कि भैया जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, सर मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। डायमेंशन सेम हो नहीं हो हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या कंपलसरी है भैया, ये दोनों का डायमेंशन, दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कोई दिक्कत ही बात समझने में? इसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या बोल रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन कि y इक्वल टू फोर्स गिवन है, x इक्वल टू वेलोसिटी गिवन है, तो डायमेंशन बताइए dy बाई dx का। क्या बताइए डायमेंशन किसका बताइए, dy बाई dx। तो भैया dy बाई dx का डायमेंशन निकालना है। असल में d क्या होता है भैया, सर डिफरेंशिएशन दे दिया, डिफरेंशिएशन में लिखा रहता था dy बाई dx, अब डिफरेंशिएट करेंगे नहीं, कोई जरूरत नहीं करने का। dy बाई dx से d का क्या मतलब था, d मतलब था चेंज। कैसा चेंज, स्मॉल चेंज, बहुत छोटा चेंज होना हम लोग बोल लेते हैं जी। y में जब बहुत छोटा चेंज हो रहा है तब ना dy बोल लेते हैं, कि बहुत जब छोटा सा चेंज होगा तब d का यूज करेंगे वहाँ पे। ऐसे चेंज रहते तो ट्रायंगल का यूज करते हैं, लेकिन जब बहुत छोटा चेंज हो जाएगा तो फिर क्या यूज करेंगे वहाँ पे, d। क्या यूज करेंगे, d। मतलब ये बात समझ में आया, मतलब ये असल में कुछ और नहीं y बाई x ही है। अरे भैया फिजिकल क्वांटिटी बहुत बड़ा रहा है छोटा रहा है तो वही फिजिकल क्वांटिटी ना। y यहाँ पे क्या है, फोर्स, y क्या है, x क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mlt माइनस 2। वेलोसिटी का क्या होता है, lt माइनस 1। ll कट गया, एक t से एक t कट गया तो माइनस 1 बचा, तो क्या आ गया, mt माइनस 1। मतलब क्या भैया, क्या समझ में आया, देखने को क्या मिला हम लोग को कि dy बाई dx से जो डायमेंशन निकल के आया है वो क्या आया है, mt माइनस 1। क्या आया है जी, mt माइनस 1। चलिए फटाक से इसको उतारिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। उम्मीद करते हैं आपने पिछला क्वेश्चन क्या कर लिया होगा, बना लिया होगा। बहुत आसान था, उसी से मिलता जुलता उतना ही आसान जो कि हम लोग पिछले लेक्चर में खूब बनाया था क्वेश्चन। रिवीजन के लिए एक दो क्वेश्चन बना ले रहे हैं और उसके बाद अभी जो नेक्स्ट पर हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो भैया ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम गिवन है, इक्वेशन दे दिया अल्फा टी इंटू 1 माइनस बीटा इंटू ई डेल्टा एक्स e to the power delta x, then find dimension of alpha beta gamma where t is time and x is position। इक्वेशन देख के बहुत भारी क्वेश्चन लग रहा होगा भाई, कितना टफ क्वेश्चन आ गया है, लेकिन बहुत मतलब क्या ही बोले, इतना आसान, मतलब क्या इसमें क्या ही बोल सकता है, और इससे आसान हो भी नहीं सकता है। तो हमको क्या पूछा, अल्फा जो यहाँ पे है, बीटा और गामा जो यहाँ पे है, ये तीनों क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है। हालांकि यहाँ पे जो t गिवन है वो टाइम है और x जो यहाँ पे गिवन है पोजीशन है। तो सबसे आसान, सबसे पहले मालूम है क्या निकाल सकते हैं हम लोग, बताओ सबसे पहले सबसे आसान क्या हम लोग क्या निकाल सकते हैं, गामा को। किसको निकाल सकते हैं, गामा को। सर क्यों गामा को क्यों निकाल सकते, अरे भैया e टू बी पावर में है ना, हम क्या बताते थे, e के पावर जो भी रहता है वो क्या होता है, डायमेंशनलेस सा होता है। तो हम लोग गामा x को लोग क्या लिख सकते हैं, डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस। अब भैया x यहाँ पे क्या पोजीशन, पोजीशन को किसी डिनोट करते हैं, L से।
डायमेंशन लेस को 1 से, तो यहाँ मल्टीप्लाई उधर चला जाएगा डिवाइड में, गामा इक्वल टू 1/l, l ऊपर चला जाएगा l-1, हो गया आगे गामा का डायमेंशन। आसान था। फिर देखो अब यहाँ पे बीटा का ही पूछे तो बीटा का भी तुम्हारा आज निकल जाएगा। देखो बीटा वाला जो टर्म है वो किसके साथ ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है? 1 के साथ। किसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है? 1 के साथ। तो मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ तो? 1 का जो डायमेंशन होगा किसके डायमेंशन के बराबर होगा? बीटा e पे पावर गामा x के बराबर हो। यही ना होगा? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमको यही ना समझाता है कि कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब दोनों का डायमेंशन सेम है, इसका मतलब दोनों का यूनिट क्या है? सेम है। यही ना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमको समझाता है जी। तो यहाँ एक चीज देखना, यहाँ 1 के बराबर है, मतलब 1 क्या है? डायमेंशन लेस है। 1 क्या? 1 नंबर है, प्योर नंबर क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। 1 का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं। और यहाँ पे e टू दी पावर डेल्टा, मतलब डेल्टा बोलते हैं गामा x है, e टू दी पावर क्या है? गामा x है। वो क्या है भैया? वो भी क्या पूरा डायमेंशन लेस है। तो यहाँ क्या बचा? बीटा इज इक्वल टू 1, जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता, मतलब बीटा इज इक्वल टू डायमेंशन, मतलब या फिर बोल सकते हैं m पे पावर 0, l पे पावर 0, t पे पावर 0, मतलब बीटा यहाँ पे क्या है? डायमेंशन लेस है। कैसे? वो कितना आसान था। अब सर अल्फा निकाल लीजिए, हम निकाल लेंगे। तो p इक्वल टू क्या है? अल्फा इंटू टी। आई जब पूरा मल्टीप्लाई हुआ है ये तो डायमेंशन लेस आ गया, ये वाला टर्म डायमेंशन लेस, ये वाला टर्म डायमेंशन लेस, एक दूसरे से घटाएंगे तो आएगा तो डायमेंशन लेस ही ना कुछ आएगा। तो लिखेंगे इसको? नहीं लिखेंगे। डायमेंशन लेस चीज को लिखते हैं, उसका कोई जरूरत ही नहीं, लिखे कोई फायदा नहीं, हटा ही देना बाद में। तो p क्या था यहाँ पे? मोमेंटम है। क्या बोल रहा है? मोमेंटम का हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है? mlt-1 अल्फा इंटू टी। यहाँ पे क्या है? टाइम, मतलब इसका डायमेंशन क्या होता है? कैपिटल टी। यहाँ मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में, तो अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा? mlt-1 डिवाइडेड बाई टी। तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो गया? mlt-1 इंटू t-1, दोनों ऐड हो जाएगा, बेस सेम है। अल्फा इक्वल टू mlt-2। तो अल्फा का डायमेंशन क्या आ गया? mlt-2। अल्फा चाहिए तो अल्फा आ गया, बीटा चाहिए तो बीटा आ गया, गामा चाहिए तो गामा आ गया। अल्फा आया mlt-2, बीटा क्या आया? डायमेंशन लेस आया, मतलब बोल सकते हैं m पे पावर 0, l पे पावर 0, t पे पावर 0। और वही हमारा गामा क्या है? l पे पावर -1। कहानी खत्म। एकदम आसान था। इससे आसान क्या ही अब मिलेगा तुम लोग को बनाने के लिए डायमेंशन। चलिए उतार लीजिए। देखो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले, उम्मीद करते हैं आपने पिछला क्वेश्चन उतार लिया होगा। बहुत आसान था डायमेंशन एनालिसिस के ऊपर, इतना मतलब इतना सारा क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया कि तुमको वही बनाना आ गया होगा। तो घर में जाकर खुद से बनाना, खुद से प्रैक्टिस करना, एकदम आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम कुछ ज़्यादा भारी नहीं था। अब हम लोग आ रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशंस पे कि इसका एप्लीकेशन क्या होता है। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। सर एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन मतलब होता है यूज, इसका क्या है? देखो अभी तक फॉर्मूला गिवन था, इक्वेशन गिवन था, उससे हम लोग क्या निकाल लेते हैं? डायमेंशन निकाल लेते हैं हर चीज़ का। एक एक करके क्या कर रहे थे? डायमेंशन निकाल लेते हैं। अब क्या बोलेगा कि किसी दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच आपका रिलेशन दे देगा। क्या दे देगा? रिलेशन। अब बोलेगा इससे अब क्या निकालिए भैया? फॉर्मूला। क्या निकालिए? फॉर्मूला लिखिए। तो डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हम लोग एक काम क्या करते हैं? फॉर्मूला डिराइव करते हैं। क्या डिराइव करते हैं जी? फॉर्मूला। आया से पहले इस्तेमाल क्या है भैया? हम लोग क्या करते हैं? फॉर्मूला डिराइव करते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इतना दूर ये बात समझने में कि भाई अभी तक क्या किए थे? इक्वेशन गिवन था, फॉर्मूला गिवन था, उससे हम लोग डायमेंशन निकाल रहे थे। अब क्या गिवन, अब क्या होगा भैया? पहला एप्लीकेशन जो डायमेंशन एनालिसिस, पहला यूज क्या करते हैं कि किसी फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन गिवन है, उससे हम लोग क्या करते हैं? उसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं? फॉर्मूला डिराइव करते हैं, फॉर्मूला निकालते हैं। कोई दिक्कत नहीं बात समझ में? हमको नहीं लगता है कोई परेशानी होगा। तो सबसे पहले देखिए टाइप क्या है कि यहाँ क्या बोला कि कोई टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का। पेंडुलम समझ में आता है कि एक धागा रहता है, नीचे बॉब बोलते हैं कि हेवी वेट क्या होता है, उससे लटका हुआ हैंग कर रहा होता है, उसको बॉब बोलते हैं। उसको मतलब ये तो भाई मार्कर है, इस तरीके से क्या होता है? चलता है पेंडुलम। देखा होगा तुम लोग पेंडुलम क्लॉक्स वगैरह? नहीं देखा है जी? देखा होगा। आजकल पहले घड़ी में होता था, आजकल घर की घड़ी में क्या होता है? शोपीस में लगा रहता है बड़ा बड़ा थोड़ा टाइप के घड़ी में, इस तरीके से नीचे बॉब लगा रहेगा। इस तरह का नहीं रहता है, एक धागा रहता है, एक स्ट्रिंग रहता है, उससे लटका हुआ होता है वो बॉब। और इस तरीके से क्या करते हैं? इधर
यहाँ पे रहेगा तो इधर से टू एंड फ्रो मूवमेंट करता रहता है। समझ में आता होगा ये बात। तो यहाँ क्या बोला कि जो कोई एक सिंपल सा पेंडुलम है, क्या है, सिंपल सा पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड मतलब एक जो वो भैया मूवमेंट है, टू फ्रो मूवमेंट यहाँ था, ठीक, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो ये जो एक पूरा एक मूवमेंट किया, एक टू एक फ्रो मूवमेंट किया, उसको करने में इसको जो कितना टाइम मतलब लग रहा है उसी को हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। तो किसी सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड करता है, उस पेंडुलम के लेंथ में कितना लंबा है। आया बात समझ में। दूसरा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है। यहाँ पे क्या बोला भैया कि जो टाइम पीरियड है किसी सिंपल पेंडुलम का वो डिपेंड कर रहा है लेंथ ऑफ द पेंडुलम पे, और किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जी पे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को किसी डिनोट करते हैं, जी से करते हैं। तब देन डिराइव फार्मूला ऑफ टाइम, किसका निकालिए, टाइम पीरियड का, इस टाइम का फार्मूला निकालिए, किसके टर्म्स में निकालना है, तो लेंथ ऑफ पेंडुलम और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब एल और जी के टर्म्स निकालना है। किसका इस्तेमाल करके, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके। तो आपको क्या करना है, सर यहाँ पे कैसे बनाएंगे, नहीं समझ में आया, समझ में कहाँ से आया, अभी बताया ही नहीं, अभी तो सिर्फ ओवरव्यू दिए हैं। तो चुपचाप से जिस फिजिकल क्वांटिटी को निकालना है और जिस के बीच रिलेशन दिया हुआ है वो लिखेंगे पहले। यहाँ टाइम पीरियड में पहले डिपेंडेंसी किस पे दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ पेंडुलम में मतलब एल पे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। अब भैया एल पे ये तो बोला है कि सिर्फ लेंथ ऑफ द पेंडुलम है, और लेंथ के स्क्वायर के है कि क्यूब के है, ये सब हमको नहीं ना मालूम है, तो पावर में ए लिख देंगे, भाई हमको भी मालूम नहीं है, वही निकालेगा तो मेरा फॉर्मूला आ जाएगा, खत्म। और क्या बोला कि टाइम पीरियड जो किस पे डिपेंड करता है भैया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको जी से डिनोट करते हैं उस पर। ये भी नहीं मालूम इसका स्क्वायर है, क्यूब रूट है, क्या है, नहीं, किस पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे किया, इनका कैसे किया, उसके स्क्वायर के पे किया कि उसके मतलब स्क्वायर रूट पे किया डिपेंड, ये नहीं मालूम हमको, इसलिए इस पे पावर क्या दे देंगे बी, के हमको अभी मालूम नहीं। कोई दिक्कत नहीं बात समझने में, तो इन दोनों को एक साथ करके लिख सकते हैं, टी एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल टू एल पे पावर ए, जी पे पावर बी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। याद होगा कि हम लोग क्या करते थे, अगर फॉर्मूला जब भी डिराइव किया हुआ कहीं पर बात बताए थे कि भैया यहाँ से जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो वहाँ पे कोई कांस्टेंट आता है, क्या आता है, कांस्टेंट आता है, मालूम है नहीं चीज़। तो भैया कांस्टेंट का ऐसे मान के चलते कि डायमेंशन नहीं है, यहाँ पे क्या है, डायमेंशन नहीं है, तो उससे लिखने का फायदा नहीं है। सीधे क्या, टी इज इक्वल टू एल पावर ए, जी पे पावर बी। कोई दिक्कत नहीं बात समझने में, कोई परेशानी। अब चुपचाप से जिसका तुमको जो डायमेंशन मालूम है उन्हीं लिख दो। यहाँ पे टी क्या था, टाइम है ना जी, टी फॉर टाइम है, जिसका डायमेंशन टी। यहाँ पे एल क्या है, एल बोल रहा है लेंथ पे, तो भैया वो तो बोल ही रहा है लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन क्या है, कैपिटल एल, तो कैपिटल एल पे पावर ए। मल्टीप्लाई कि मैं इसके साथ क्या है, जी, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, एल टी माइनस टू, इसमें पावर कितना भैया, बी। कोई दिक्कत कोई परेशानी वाला बात इसमें आपको नहीं लगता होना चाहिए। आप क्या करेंगे, चुपचाप से जो सब पावर कंपेयर कर देंगे, क्या कर देंगे, कंपेयर। क्या कहना चाह रहे हैं सर आप, या उससे पहले एक लाइन और लिख लो ताकि तुमको समझ में आए बेहतरीन तरीके से। यहाँ पे टी हो गया, यहाँ पे एल पे पावर ए, अब ये जो बी का पावर दोनों के लिए है ना जी, तो इसके पावर से मल्टीप्लाई होते हैं, यहाँ 1 है इंटू, तो एल पे पावर ए, यहाँ -2 है, -2 से बी मल्टीप्लाई करें तो टी पे -2 बी। कोई दिक्कत की बात नहीं समझने में। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ भी एल, यहाँ भी एल, तो जब बेस से, अच्छा देखो यहाँ बी लिखा होता है, यहाँ ये लिख दिया मैंने, यहाँ देखो यहाँ भी एल है, यहाँ भी एल है, मतलब बेस सेम और दोनों मल्टीप्लाई में। जब बेस सेम में रहता है, बेस सेम रहता है, मल्टीप्लाई में रहता है, तो क्या करते हैं, पावर ऐड कर देते हैं। तो कर दो नेक्स्ट लाइन, तो t इज इक्वल टू एल पे पावर a प्लस b, और यहाँ पे t भैया यहीं पे है ना, चुपचाप से मल्टीप्लाई हो जाएगा, t पे पावर -2। कोई दिक्कत ही बात समझने में, कोई परेशानी हमको नहीं लगता कुछ ज्यादा भारी है। चलिए इधर देखिए, अब क्या करेंगे, पावर को कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, पावर को कंपेयर।
कंपेयर पावर। अब देखिए यहाँ L है, यहाँ पे L नहीं है जी, नहीं ना है, तो भैया L नहीं होने का क्या वजह, वहाँ पे L पे पावर 0 होगा तब ना बनेगी। L पे पावर 0 का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया, 1 से T मतलब मल्टीप्लाई हो तो T रह गया, मतलब वहाँ पे L नहीं से मतलब क्या है 0 है। L क्या है, L पे पावर क्या है 0, और यहाँ पे L पे पावर क्या है a प्लस b, मतलब a प्लस b को इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 0, यहाँ प्लस b उधर जाएगा तो माइनस b, a इक्वल टू क्या हो गया माइनस b। कोई दिक्कत? यहाँ t पे पावर क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ t पे पावर क्या है माइनस, दोनों कंपेयर कर देंगे, माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 2 इधर मल्टीप्लाई होना जाएगा डिवाइड, तो b इक्वल टू क्या हो गया माइनस 1/2। a आ गया, b आ गया, यहाँ से a भी निकाल लेंगे, b की जगह क्या रख सकते हैं माइनस 1/2 इंटू माइनस 1/2, माइनस प्लस क्या हो जाएगा 1/2। a आ गया मेरा, b आ गया, चुपचाप से जहाँ पे a और b था वहाँ पर रख दे। तो हम लोग ऐसे ना लिखे हुए हैं, t इज इक्वल टू एल ए पावर a, g पे पावर b, a पे पावर a कितना है 1/2, तो l पे पावर 1/2, g पे पावर b मतलब क्या था माइनस 1/2। कोई दिक्कत? माइनस, हाँ जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, लिखा होता है जी बड़ा बड़ा, यहाँ जी से डिनोट किया है। अब देखिए माइनस से इसको प्लस करने के लिए नीचे ले जाएंगे जी, L पे पावर 1/2, G पे पावर 1/2 इज इक्वल टू T, यहाँ पावर 1/2 कॉमन ले सकते हैं, ले लो, T इज इक्वल टू L बाई G पे पावर 1/2, T इज इक्वल टू 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं अंडर रूट L बाई G। हमको फॉर्मूला नहीं डिराइव करना, फॉर्मूला कहीं देखिए पावर 1/2 लिखा रहता है, कहाँ देखिए ऐसा फॉर्मूला, फॉर्मूला सिंपल होता है। अब एक चीज रुको 2 मिनट इधर देखो, सर क्या दिखाना चाह रहे सर आप, जब सही में जो रियल फॉर्मूला तुम देखोगे ना, उस रियल फार्मूला में एक चीज देखने को मिलेगा कि भाई ये बात सही है कि टाइम पीरियड जो है लेंथ ऑफ पेंडुलम और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, लेकिन क्या सर, इसके अलावा यहाँ पे भाई अभी कांस्टेंट है, कुछ बात किए थे यहाँ पे t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है, यहाँ पे तो 2 पाई है नहीं, हालांकि किसका निकालना है टाइम पीरियड के नहीं फॉर्मूला निकाले हैं, जब 2 पाई से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो भैया ये तो फॉर्मूला गलत है। तो एक बात याद रखना, ये नहीं आएगा, जो आएगा यहीं तक आएगा, यही है आपका, इसके हिसाब से यही आएगा। तो एक बात याद रखना, जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है उसको हम लोग डिराइव नहीं कर सकते फार्मूला में, हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से कोई एक ऐसा फार्मूला डिराइव नहीं कर सकते हैं जो क्या हो, जिसमें क्या हो डायमेंशनलेस कांस्टेंट हो। डायमेंशनलेस कांस्टेंट को डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके क्या कर सकते हैं हम लोग डिराइव नहीं कर सकते। ये बात क्या कर रखना है आपको याद, मतलब ऐसा कोई मतलब कांस्टेंट जिसका डायमेंशन नहीं होता है उसको हम लोग डिराइव नहीं कर सकते हैं। क्या चीज? तो फॉर्मूला तो हम लोग एक्सपेरिमेंट से नहीं लिख रहे हैं, ये हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके निकाल रहे हैं। कोई दिक्कत? तो ये बात लिख लेना। अच्छा यहाँ तो जगह ही नहीं है, तो इसके नीचे एक पॉइंट लिख लेना, यहाँ पे खत्म हो गया ना, यहाँ पे एक पॉइंट इसके नीचे, मतलब ये बना लेने के बाद उसके नीचे लिखना। Using dimensional analysis, you can't derive, using dimensional analysis you can't derive dimensionless कांस्टेंट। उम्मीद करते हैं बात समझ में आया होगा आपको कि अरे भैया हम डायमेंशन एनालिसिस से फॉर्मूला निकाल रहे हैं और जो चीज़ का डायमेंशन ही नहीं है उसका तो फॉर्मूला कैसे निकाल देगा, नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि उसका तो डायमेंशन ही नहीं है। जो चीज़ है ही नहीं उसको एनालाइज क्या करेंगे हम, नहीं कर पाएंगे। इसलिए डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ का हम लोग क्या कर सकते हैं, डायमेंशन एनालिसिस से उसका फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते, या फिर ऐसे बोलो कि डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू हम लोग डायमेंशनलेस कांस्टेंट का डिराइव या उसको नहीं निकाल सकते हैं। आया बात समझ में? उसको फौरन उतारिए, फिर हम लोग आते हैं आगे, कुछ क्वेश्चन इसी के ऊपर करेंगे, इसी तरीके से करेंगे। चलिए इसको उतार लीजिए, फिलहाल वीडियो पॉज करके उतार लीजिए।
देखो उम्मीद करते हैं तुम लोग पिछला क्वेश्चन मतलब पिछला जो मैंने लिखवाया था उसको तार लिया होगा, रोक के पॉज करके। अब आते हैं सेकंड यूज पे, सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। सेकंड एप्लीकेशन क्या है भैया, आपको करेगा क्या ना, ऐसे हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जानते हैं कितना होता है, टोटल 7 होता है, कौन कौन सा होता है ये भी जानते हैं, पढ़े थे ना भैया। टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग बेस फिजिकल क्वांटिटी भी बोलते हैं, कौन कौन सा, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, 7 था। अब क्या करेगा ना, किसी रैंडमली किसी और चीज को क्या बना देगा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बता देगा। क्या करेगा, किसी और फिजिकल क्वांटिटीज को जैसे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, किसी को भी क्या कर देगा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बना देगा, ठीक। और पूछेगा किसी दूसरा फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कि भैया इसके रिस्पेक्ट में इसका रिलेशन बताइए। देखो अभी बात हम जो बोले नहीं समझ में, अभी करके देखेंगे यहाँ पे तो बात समझ में आया क्या बोल रहा है। अभी हम क्या बताए, टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटी होता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी 7 नहीं होता, फिजिकल क्वांटिटी बहुत है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितना होता है, 7 होता है। तो यहाँ हम क्वेश्चन के थ्रू निकाले हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का क्या मतलब था कि भैया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का मतलब था भैया कि ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी जो कि मतलब अपने मेजरमेंट के लिए क्या हो, किसी चीज़ पे डिपेंडेंट है ना हो, किसी पे डिपेंड ना करे अपने मेजरमेंट के लिए। आए बात समझ में, खुद इंडिपेंडेंट हो हर चीज़ से। तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और भी बाकी टाइप भी था, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर देगा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बना देगा, ठीक है नहीं, बोल लगे मान लीजिए है, ठीक, मान लीजिए क्या है। और डिराइव फिजिकल क्वांटिटी हम क्या समझाए थे कि भाई डिराइव फिजिकल क्वांटिटी वैसा फिजिकल क्वांटिटी होता है जो कि क्या होता है भैया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है, उसी से हम लोग निकालते हैं डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। यही ना था भैया, देखो लेंथ और टाइम दोनों क्या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। डिराइव फिजिकल क्वांटिटी एग्जांपल लेते हैं किसका भाई, वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन इस लेंथ और टाइम पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। वेलोसिटी भैया, वेलोसिटी क्या होता है, लेंथ बाई टाइम ही ना होता है, यही ना होता है जी। वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट चेंज इन नहीं, डिस्प्लेसमेंट नहीं बोले तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, यही ना होता है वेलोसिटी। तो भैया लेंथ ही बाई टाइम था ना। तो देखो वेलोसिटी एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी था जिसको निकालने के लिए हमको लेंथ और टाइम का क्या पड़ा, जरूरत पड़ा, इसलिए क्या है वेलोसिटी, क्या है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। तो बोल देगा कोई दो फिजिकल क्वांटिटी को कोई भी दो को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बना देगा जो कि है नहीं, मान लो कि बना इसको बनाते हैं हम, और बोलेगा क्या भैया कि भैया इसके रिस्पेक्ट में हम लोग कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में नहीं लिखाता है, इसीलिए ना डायमेंशन जब निकालते हैं तो मास, लेंथ और टाइम के टर्म में निकालते हैं। तो बोलेगा क्या भैया, अगर लेंथ और एक्सेलरेशन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है तो टाइम का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, टाइम का डायमेंशन ये दोनों के टर्म्स में बताइए। आया बात समझ में, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, बात बुद्धि में घुसी कि भाई सीधा सीधी बात है सर। सीधा सीधी बात क्या भैया, साफ कीजिए सीधा सीधी बात कि डायमेंशन मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को भले हो चाहे नहीं हो, उसको क्या कर लिया है, मान लिया है, मान लेगा कि भैया क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है या फिर बेस फिजिकल क्वांटिटी है। किसी कोई दूसरा फिजिकल क्वांटिटी दे देगा, बोलेगा कि जो अभी जो माने फिजिकल क्वांटिटी उसके टर्म्स में उसका डायमेंशन लिखिए। डायमेंशन क्या होता था हम समझाए थे, डायमेंशन क्या था भैया, डायमेंशन जो था किसी भी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग जब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या बेस फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में जब लिखते हैं उसी को हम लोग डायमेंशन बोलते हैं। यही ना था फंडामेंटल फिजिकल मतलब डायमेंशन था। तो यही यहाँ तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी तो वो तो रहा नहीं जो था, या कुछ और मान के बोला कि इसके टर्म्स में अब निकाल के दिखाइए। किसके टर्म्स में, इसके टर्म्स में। अब इसके रिस्पेक्ट में अगर हम लोग मास, लेंथ और टाइम नहीं माने फंडामेंटल है, मान ले भैया कि लेंथ और एक्सेलरेशन भैया क्या है यहाँ पे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तब टाइम का बताइए क्या होगा, डायमेंशन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बात आपको लगता है समझ में आया होगा ये बात क्या बोल रहा है। फिर से एक बार बता रहा हूँ मैं कि क्या बोलेगा कि भैया किसी दूसरे को क्या बना देगा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बना देगा जो कि है टोटल 7 ही, लेकिन हम बोले कि इसको मान लीजिए, था मान लिए हम लोग। अब पूछेगा कोई तीसरा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी दे देगा, बोलेगा इसके रिस्पेक्ट में बताइए उसका डायमेंशन, मतलब ये दोनों के रिस्पेक्ट में उसका डायमेंशन लिखिए। हम लोग जब डायमेंशन लिखते हैं हमेशा देखो MLT आता है जी, क्यों आता है, क्योंकि हम लोग जब भी लिखते हैं डायमेंशन है ही क्या, डायमेंशन क्या है, एक फॉर्म है भैया जिसमें हम लोग उस फॉर्मूले को, उस फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के रूप में क्या करते हैं, शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं, उसी को हम लोग डायमेंशन बोलते हैं।
तो यहाँ जब फंडामेंटल फिजिकल मतलब डायमेंशन लिखेंगे तो यहाँ भी हम लोग वही काम करेंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन यहाँ का फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है, अलग है, वही चीज़ नहीं है। तो देखो इसमें देखो बात थोड़ा सा अलग ज़रूर होगा, लेकिन है काम एकदम सेम जो कि पीछे किए थे। क्या था सर, क्या बात थी? तो चुपचाप से मान लो कि यहाँ टाइम निकालना है, कि टाइम को समझ लो। भाई यहाँ एक चीज़ कि हम लोग को डायमेंशन निकालने के लिए फार्मूला का ज़रूरत पड़ता है ना जी, बिन फार्मूला का डायमेंशन निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। तो मान लेते हैं टी जो है डिपेंड करता है एल पे पावर ए, अब कितना पे से करता है, एल का स्क्वायर पे डिपेंड करता है, एल के क्यूब पे करता है, लेंथ पे करता है, ये बात मालूम। फिर और किस पे करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब इस पे पावर मान लिया। अभी कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो अभी वापस से एल का लेंथ का लिख दो, डायमेंशन का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन लिख दो, तो काम एकदम पिछले वाले की तरह सेम ही है लगभग। लेकिन देखो वहाँ फॉर्मूला निकालना था या डायमेंशन निकालना, बस फर्क इतना है। लेंथ है, लेंथ ना बोला है, लेंथ ही को नहीं लिखे हैं, तो भैया इसका होता है डायमेंशन है, मतलब एल बाई एल पे पावर है जी। यहाँ पे क्या एक्सेलरेशन, या जी नहीं मानना तो ए मान लो, तो जी मान लिया, चलो छोटा। एक्सेलरेशन इसका डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस 1 पे पावर बी, मल्टीप्लाई कर दो एल पे पावर ए इंटू एल पे पावर बी टी पे माइनस बी, -1 को बी से कर मल्टीप्लाई तो माइनस बी हो जाएगा, बेस सेम था, पावर ऐड हो जाएगा, एल पे पावर ए प्लस बी। यहाँ टी नहीं है, यहीं टी है सिर्फ, तो वो सिर्फ यही लिखा जाएगा माइनस बी। कोई दिक्कत ही बात समझने में? मुझे नहीं लगता कोई परेशानी हुआ। अब इक्वेट कर दो, क्या कर दो भैया? अच्छा देखो एक चीज़ गलती हो गया जो तुम लोगों ने बताया नहीं। सर क्या नहीं बताया मैंने, हम लोगों ने? यह एक्सेलरेशन लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन का LT -1 होता है, LT -2 होता है, यहाँ आ जाएगा -2b। अब क्या कर दो, कंपेयर कर दो, कंपेयर पावर्स या कंपेयरिंग पावर। तो यहाँ पे तो एल है ही नहीं, एल है नहीं मतलब क्या है, पावर 0 है इसका। यहाँ पे क्या a प्लस बी, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0, a इक्वल टू क्या हो गया, -b। यहाँ t पावर 1, यहाँ पे t पावर क्या है, -2b, तो -2b किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2, यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड में, तो b के जाए यहाँ रख देंगे -1/2, क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 1/2। a इक्वल टू क्या आ गया, 1/2, b इक्वल टू क्या आ गया, -1/2। अच्छा जैसे रख दो, t इज इक्वल टू एल पर पावर a था, a यहाँ पे कितना आया है, 1/2। g कितना आया भैया, सॉरी b कितना आया है, g पे पावर जो था b माने थे वो कितना आया, -1/2। लीजिए आ गया आपका डायमेंशन किसके टर्म्स में, एल और जी के टर्म्स में। सर अभी आप अंडर रूट में कर दिए थे, वो नहीं करेंगे। अरे भैया हम पावर के फॉर्म में ना रिप्रेजेंट करते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को, तो भैया लिख दिए डायमेंशन। तो आ गया टाइम का डायमेंशन, यहाँ जो टाइम का पूछा था डायमेंशन किसके टर्म्स में, लेंथ और एक्सेलरेशन के टर्म्स में, तो लेंथ और एक्सेलरेशन के टर्म में टाइम का डायमेंशन आ गया। काम लगभग सेम था, लेकिन सेम बात भले थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन काम लगभग सेम के जो पिछला यूज़ में किया था, पिछला एप्लीकेशन में। तो फौरन उसको उतार लीजिए, उसके बाद मैं तीसरा यूज़ आपको बताऊंगा। चलिए उतारिए उसको। तो चलिए उम्मीद करता है आपको दूसरा यूज जो है, दूसरा एप्लीकेशन जो है भैया किसका, डायमेंशन एनालिसिस का समझ में आया होगा। अब तीसरा एप्लीकेशन में क्या होता है भाई, तीसरा एप्लीकेशन कैसे यूज करते हैं, यूनिट। कि भैया हम लोग देखो अभी हम लोग क्या मानते हैं भैया, ऐसा यूनिट क्या है भैया, लेंथ का क्या है मीटर में, या 1 मीटर मतलब मीटर मानते हैं। टाइम है क्या, 1 सेकेंड है, मतलब सेकेंड मतलब 1 सेकेंड है। अब करिए क्या ना, यूनिट को चेंज कर दें भैया, हम यूनिट इसको ना माने, 1 मीटर को नहीं मानेंगे, हम मानेंगे 2 मीटर को यूनिट। लेंथ का यूनिट 2 मीटर, सिर्फ मीटर नहीं 2 मीटर। टाइम का यूनिट मान लो कि बोला कि नहीं हम नहीं मानेंगे 1 सेकेंड, मानेंगे 3 सेकेंड। इस तरीके से कुछ चेंज कर देगा यूनिट में। अब बोलेगा कि भैया अब जो ये यूनिट चेंज हुआ है, जो इसके वजह से देखिए जाहिर से पहले कुछ भैया लेंथ और टाइम निकाले, लेंथ और टाइम दिया हुआ था तो मेरा मतलब वेलोसिटी कुछ आ रहा था, लेकिन अब क्या कर दिया, यूनिट चेंज कर दिए। तो यूनिट चेंज करने की वजह से मेरा अभी नया जो वेलोसिटी आ रहा है वो कितना आ रहा है, न्यू फिजिकल क्वांटिटी में, फिजिकल क्वांटिटी के में चेंज होगा, जाहिर सी बात है उसके मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा।
तो चेंज हमको बताना है कितना से फर्क पड़ेगा। आए बात समझ में, आसान समझना। ये बात क्या बोल रहा है कि यूनिटें बदल देगा, नहीं ना हम मानेंगे ना कि लेंथ का 1 मीटर होता है, मान लेंगे 2 मीटर होता है। तब बताइए कि जो चेंज हुआ कितना हुआ। किसी फिजिकल क्वांटिटी में अगर लेंथ यूज हो रहा होगा, जाहिर सा तो पहले 1 मीटर आ रहा था यूनिट में, अब 2 मीटर आ जाएगा, जाहिर सा तो बदलेगा क्योंकि नंबर एक एक्स्ट्रा बढ़ गया, 1 से 2 हो गया, तो जाहिर सी बात उसमें कुछ चेंज हुआ होगा। तो वही कि अब जो न्यू भैया उसमें जो चेंज हुआ है वो बताइए हमको कितना रहेगा। कोई दिक्कत ये बात समझने में? तो भैया देखो उसी के ऊपर दिए हैं क्या भैया कि न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में कि यूनिट ऑफ लेंथ को क्या मान लिया है 2 मीटर और यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन को मान लिया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब सॉल्यूशन अब लेंथ का माना यूनिट तो एल डैश मान लेते हैं, क्या भैया 2 मीटर। कोई दिक्कत? एक्सेलरेशन को या एक्सेलरेशन को जी डैश मान लेते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? होता है कितना? इसका 1 मीटर होता है, इसका क्या होता है यूनिट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। देन फाइंड यूनिट ऑफ टाइम इन न्यू सिस्टम। तो t इक्वल टू दोनों पे कैसे डिपेंड करता है, l पे पावर a g पे पावर b। और हम लोग अभी निकाल चुके हैं कि कितने बार, 2 बार निकाल दिए। क्या होता है t इक्वल टू √l/g। यही ना निकाले हैं जी, निकाले कि नहीं निकाले बताओ। अब यहाँ पे l जो आया वो क्या आया बताओ तो, मतलब एल में यूनिट कितना दिया 2 मीटर गिवन है ना, तो लिख दो √2। जी कितना गिवन है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड ऊपर चला जाएगा, अच्छा 2 4 8 मीटर से मीटर कट गया तो 1/4 सेकंड स्क्वायर। बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा 1/2 सेकंड। तो अब जो भैया लेंथ में यूनिट चेंज कर दिए, एक्सेलरेशन में यूनिट चेंज कर दिए, तो जो टाइम का जो यूनिट चेंज होगा क्या हो जाएगा 1 सेकंड से कितना हो जाएगा 1/2 सेकंड। चेंज निकल के आ गया। सर आप एक बात पढ़ाए थे, स्टार्टिंग में पढ़ाए थे कि मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट जो होता है फिजिकल क्वांटिटी का वो क्या होता है कांस्टेंट होता है। मतलब एनयू जो होता है, एनयू क्या होता है कांस्टेंट होता है। अच्छा यूनिट, तो एनयू क्या होता है भैया कांस्टेंट। तो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। और कोई दिक्कत नहीं बात समझने में, इसको उतार लीजिए। कोई परेशानी होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग। तो इसको पटाख से उतारिए, तो तुरंत उतारिए। लोग तो हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़ लिए थे भैया, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे थे, उसमें हम लोग को कुछ क्वेश्चंस करना था। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस किसके ऊपर करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर। किस तरीके से डायमेंशनल एनालिसिस को हम लोग यूज़ करते हैं उस पर क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो भाई पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक फोर्स F एंड एक्सेलरेशन को A से डिनोट किया, तो एंड acceleration and time t is used as a fundamental physical quantity, then find dimension of length in terms of them। तो मैंने उस दिन यूज़ पढ़ाया था तुम लोगों को कि भैया के करेगा क्या भैया कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है उसको मान लेगा, उसके रिस्पेक्ट में कोई इसी तीसरे का या किसी दूसरे का क्या पूछेगा, डायमेंशन पूछेगा। उसके रिस्पेक्ट में जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नया बनाया उसके रिस्पेक्ट में पूछेगा। ये बात हम समझाते कैसे बनाना है। चुपचाप से भैया लेंथ का ना निकालना है डायमेंशन, तो लेंथ को क्या कर लो भैया, मान लो कि भैया F पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ तो बोल रहा है F पे डिपेंड कर रहा है, तो इस पे F पे पावर A कर दो। एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है तो एक्सेलरेशन पे पावर B कर दो। और टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो टाइम पे पावर T पे पावर क्या कर दो C कर दो। इक्वल टू करके भी हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं F पावर A, A पे पावर B, T पे पावर C। बाकी आपको सब मालूम है, क्या मालूम है सर, लेंथ का तो L तो L ही रह जाएगा, लेंथ का डायमेंशन। फोर्स F मतलब यहाँ पे फोर्स था ना जी, फोर्स का डायमेंशन हमको नहीं मालूम है, मालूम है लिख दीजिए। फोर्स का डायमेंशन क्या है mLT-2 इंटू A। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है जी, LT-2
पे पावर b, और टाइम का डायमेंशन t ही होता है, पे पावर c। तो इधर जब ध्यान से देखिएगा तो सबको एक इकट्ठा कीजिए तो m यहाँ पे ही यही एक है ना, तो m पे पावर है, l पे पावर यहाँ a है, l पे पावर यहाँ b है। वन का सिम्प्लाई करें तो ये हो जाएगा, वन के बाद b सिम्प्लाई करें तो b हो जाएगा, यहाँ l है ही नहीं। तो जब l को लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, a प्लस b। t लिखते हैं अगर t, तो t यहाँ -2 है, यहाँ क्या -2b, यहाँ c है प्लस c। फिर ऐसे कैसे लिख दिया सर, क्योंकि भैया ये सब क्या आपस में मल्टीप्लाई में रहा है जी, मल्टीप्लाई में रहता है, बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है ना। तो यहाँ पे पावर था -2 है, यहाँ पे था -2b, यहाँ पे था प्लस c। जब बेस सेम ऐसा मल्टीप्लाई में तो क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगा, ऐड कर दिए। अब कर देंगे कंपेयर, कैसे कंपेयर करेंगे, इधर से इधर का कंपेयर। यहाँ मास क्या था, a है, यहाँ मास है ये नहीं, मतलब a इक्वल टू क्या हो गया 0। कोई दिक्कत ही बात समझने में, वो नहीं लगता होना चाहिए। और आगे सर आगे यहाँ l पे पावर 1, यहाँ l पे पावर a प्लस b, तो मतलब a प्लस b इक्वल टू क्या हो गया 1। a कितना है 0, b इक्वल टू क्या, तो b इक्वल टू क्या हो गया 1। कोई दिक्कत। अब t से कंपेयर कर दो, t यहाँ पे क्या है -2a -2b प्लस c इक्वल टू कितना, यहाँ पे t है ही नहीं, t नहीं, इसका क्या मतलब है, t पे वहाँ पे क्या था 0 था, पावर क्या था 0 था, क्या हो जाएगा 0। कोई दिक्कत। a तुमको मालूम है यहाँ कितना है 0, 2 × 0 -2, b कितना है यहाँ पे 1 प्लस c इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 माने 2 1 2 प्लस c इक्वल टू 0, -2 इधर जाएगा तो +2, इस इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। अब यहाँ पे मतलब हम लोग l क्या लिख सकते हैं, l को लेंथ का डायमेंशन क्या लिख सकते हैं, f पे पावर क्या है a है, a कितना है 0, f पे पावर 0, a पे पावर b कितना है 1, तो 1 तो लिखते नहीं है। अब ये t पे पावर c है, तो c यहाँ कितना है 2, t पे पावर 2, ये हो गया आपका डायमेंशन। सो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, f नॉट। अच्छा यहाँ इसको हटा दीजिए, ये वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है क्योंकि भाई यहाँ पे ये एक ऑप्शन ये था। तो देखिए f नॉट यहाँ पे है, मतलब f पे पावर 0 f पे पावर 0 यहाँ पे है, a पे पावर 1 a पे पावर 1 यहाँ पे है, t पे पावर स्क्वायर t पे पावर स्क्वायर। क्या चीज़, मल्टीप्लाई नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। ये बोला क्या कि भैया फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम जो है ना फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो बताइए डायमेंशन लेंथ का, तो भैया हम कब बता सकते हैं, अगर ये तीनों बोला कब बता सकते हैं कि भैया लेंथ का डायमेंशन इस तीनों के में से, जब उस पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा होगा तब ना हम बता सकते हैं इसके वजह से इसका डायमेंशन। इसलिए हम मान लिए या ऐसे ही करते, पिछले बताए थे हम जब पढ़ा रहे थे तब कि भाई इसको क्या करते एक दूसरे के मतलब प्रोपोर्शनलिटी में लिख दो उसको, जब तक उसके टर्म्स में नहीं रहेगा कैसे लेके आ जाएंगे डायमेंशन, उसका फॉर्मूला मालूम रहना चाहिए ना भैया। उसके टर्म्स में अगर नहीं रहेगा तो हम कहाँ से लिख सकते हैं उसके फॉर्मूला इस तरीके से। तो उसको क्या करना, पहले के लेंथ को डिपेंड करा देना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा के भैया एफ पे डिपेंड कर रहा है, ए पे पावर ए से, ए पे डिपेंड कर रहा है ए पे पावर बी से, टाइम पे डिपेंड कर रहा है टाइम पे पावर सी से, भले हो चाहे नहीं हो। भैया नहीं होगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, हट जाएगा। जैसे यहाँ पे एफ पे डिपेंड नहीं करता, एफ इसलिए 0 है, एफ पे पावर 0 मतलब 1, तो ये वाला ऑप्शन हो गया। चलिए क्या चीज़, चलिए इसको ताली दे तुरंत से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो उम्मीद करते हैं पिछला क्वेश्चन आप लोगों ने उतार लिया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो मेरे बताने से पहले आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके पहले खुद से कोशिश कीजिए, उसके बाद क्या कीजिए, वीडियो चला के देखिए कि सही बना रहे हैं कि नहीं, गलत बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो पहले खुद से कोशिश कीजिए, उसके बाद जो क्या कीजिए आप लोग भाई देखिएगा आगे का लेक्चर। तो उम्मीद करते हैं आपने वीडियो पॉज करके खुद से कोशिश किया हो, उसके बाद चालू किया है। चलिए देखते हैं। तो क्या बोला, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसको एच से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सी से डिनोट करते हैं, एंड न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को जी से डिनोट करते हैं, आर 3 फंडामेंटल कांस्टेंट्स। इसको ये तीनों को फंडामेंटल कांस्टेंट बना दिया है। क्या क्वांटिटीज बोलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ डीज हैज़ द डायमेंशन ऑफ लेंथ।
इस तीनों में से कौन सा कॉम्बिनेशन जो होगा किसको रिप्रेजेंट करेगा भैया? इन चारों में कौन सा कॉम्बिनेशन है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भैया? इसमें से लेंथ के डायमेंशन को, किसके डायमेंशन को? लेंथ के डायमेंशन को। इसमें से कौन सा क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको लग रहा है बहुत भारी, बहुत आसान है। कहाँ जी है? जी भाई जी है, जी देख लेना सर। तो चुपचाप से पहले प्लैंक्स कांस्टेंट का लिख दीजिए डायमेंशन। तो एच का डायमेंशन क्या होता है? याद है? कभी याद हो जाए ऐसा हो सकता है। ml2t-1। हाँ, स्पीड ऑफ लाइट का मतलब डायमेंशन क्या होगा? तो भैया स्पीड की किसी भी चीज़ का हो, स्पीड तो स्पीड ना होता है भैया। स्पीड का डायमेंशन क्या होता है? LT-1 तो वही होगा। यहाँ पे सी का डायमेंशन क्या है? LT-1। कोई दिक्कत है? हमको नहीं लगता दिक्कत होना चाहिए। और यहाँ पे जी का मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा भैया? आपको हम पहले करा चुके हैं। आपको क्या करना है? प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, इसके बाद यहाँ पर आगे देखेंगे। इसका होता है m-1 L/3t-2। ये होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन। हमको लेंथ का डायमेंशन में निकालना है जी। चुपचाप से क्या कीजिए भैया? चुपचाप से कुछ नहीं करना है। लेंथ को इसको किसके बराबर कर देना है? h पे पावर a, c पे पावर b, g पे पावर c पे। तो d रखना था, d रख दो। ठीक, आप क्या कर सकते हैं हम लोग? इसको सबका क्या कर दो? डायमेंशन लिख दो। h का डायमेंशन क्या है? ml2t पे पावर -1 का डायमेंशन है। c पे पावर b, तो c क्या है? LT-1 मतलब LT-1 पे पावर b। g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन क्या है यहाँ पे? m-1 L पे पावर 3 t पे पावर -2 पे पावर d। यहाँ पे d रखा तो d रख दो। ठीक, आप क्या कर दो? कंपेयर कर दो पावर को। कंपेयरिंग पावर। ठीक, तो यहाँ पे देखो m को नहीं है मतलब m0 इधर। यहाँ m पे पावर a होगा क्योंकि 1 है, 1 से a को मल्टीप्लाई कर देंगे a। यहाँ पे m है नहीं, यहाँ पे है d। इसको -1 को d से करेंगे तो -d। तो इस साइड क्या a -d, इधर कुछ नहीं है मतलब 0। a इक्वल टू -d था, इधर -d इधर जाएगा तो +d इक्वल टू d। चलिए, उम्मीद करते ही समझ में आया होगा। अब लेंथ के पावर को कंपेयर करो। तो लेंथ यहाँ पे क्या है? 2a है, 2a। यहाँ पे क्या है? b है प्लस b। यहाँ पे क्या है? 3d है। और यहाँ पे क्या है? 1 इक्वल टू 1। a को हम लोग क्या लिख सकते हैं? d लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? d। एक हज़ार d पुट कर दो। 2 × d प्लस b प्लस 3d इक्वल टू 1। 2d प्लस 3d कितना हो जाएगा? 5d प्लस b इक्वल टू 1। उसे यहाँ पे होल्ड ऑन करो। अब आगे देखो, टाइम को भी कंपेयर कर लो। टाइम यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 0। यहाँ पे टाइम क्या है? -a प्लस यहाँ पे टाइम क्या है? -b। यहाँ पे टाइम क्या है? -2d इक्वल टू 0। इधर क्योंकि टाइम नहीं था मतलब इधर 0 है। कर लो। a के बदला क्या लिख सकते हैं? d रख दो। -d -b -2d इक्वल टू 0। -d -2d क्या हो जाएगा? -b माइनस ऐड हो जाएगा तो -3d इक्वल टू 0। तो -b उधर जाएगा तो +b हो जाएगा, या -3d उधर भेज दो +3d। जो करना करो। तो b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? -3d। कोई दिक्कत? तो अब यहाँ पे b मेरा -3d आया है। यहाँ पे देखो b के जगह पे -3d पुट कर सकते हैं। पुट कर दो। जब पुट करोगे b जगह -3d तो 5d प्लस b के जगह -3d इक्वल टू 1। 5d प्लस -3d इक्वल टू 1। घटा देंगे कितना आ जाएगा? 2d इक्वल टू 1। d इक्वल टू क्या आ गया? 1/2। अब यहाँ पे हमको d मिल गया तो b भी निकल जाएगा। तो b क्या है भैया? यहाँ पे -3d। d यहाँ कितना है? 1/2 पुट कर दो, क्या आ जाएगा? b इक्वल टू क्या आ जाएगा? -3/2। हाँ सर, a भी आ गया, d भी आ गया, b भी आ गया, तीनों चीज़ आ गया। a d b तो जैसे रख दो सबके ऊपर। रखता हूँ मैं। L इक्वल टू h पे पावर a। अच्छा, तो a यहाँ पे क्या होगा? d है, d पे कितना है? 1/2। यहाँ रख दें। h और क्या? a कितना आया भैया? 1/2। a कितना आया? 1/2।
h पावर 1/2। c पे पावर b है, b कितना है भाई -3/2, c पे पावर -3/2। g पे पावर d, d कितना आया है 1/2, g पे पावर 1/2। -3/2 नीचे चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो h पावर 1/2 g पावर 1/2 बाई c पे पावर 3/2। तो भैया इसका क्या मतलब है, अंडर रूट होता है 1/2 का मतलब अंडर रूट ना होता है, मतलब h और g अंडर रूट बाई c पे पावर 3/2, ये आ रहा है लेंथ के टर्म्स में। तो अब जैसे देखिए कि भैया कौन सा ऑप्शन है, उसको टिक कर दीजिए। एच जी अंडर रूट के अंदर 22 डिवाइड बाई सी पे पावर 3/2, मतलब पहला ही ऑप्शन सही। खत्म, उतार लीजिए इसको फटाफट, तुरंत उतारिए। तो उम्मीद करते हैं आपने क्वेश्चन को उतार लिया होगा। अब इसका शॉर्ट तरीका समझते हैं। शॉर्ट तरीके सर देखिए, बोर्ड में आएगा तो बोर्ड में तो सर इतना लंबा तरीके से बनाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि बोर्ड में आया लंबा तरीके से बनाना। स्कूल्स के एग्ज़ाम में आ गया तो भैया ऐसे ही बनाना है, तुक्का नहीं मारना है, ना तुक्का मारना है इस सिलसिले में। खैर वहाँ पे ऑप्शन भी नहीं देगा, डायरेक्ट सर्विस से लिख देगा। तो सर अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नीट जेई में आ गए तब भाई वो टाइम कम मिलेगा, इतना करने का टाइम नहीं मिलेगा, इतना कैलकुलेशन करने का, तो कैसे? तो सबसे कम टाइम में कैसे बनेगा? तो चुपचाप से तुम करो क्या, इसको खाली ऑब्जर्व करो, ये जो रिलेशन दिया हुआ है तुरंत बन जाएगा। देखो कैसे समझना बात। हमको सिर्फ डायमेंशन किसका चाहिए, लेंथ का। तो लेंथ का डायमेंशन चाहिए तो ना हमको सिर्फ मास चाहिए ना टाइम चाहिए, सिर्फ एल ही चाहिए, वो भी एक पीस लेंथ ही चाहिए भैया। अब लेंथ स्क्वायर कुछ है, लेकिन क्या चाहिए, सिर्फ लेंथ, मास और टाइम नहीं रहना चाहिए। यही है ना बात है, असल बात है। यह खोपड़ी दे रहा है ना कि अब पहले कौन कौन सा चीज़ डिपेंड है, उसका डायमेंशन फार्मूला लिख ली। तो डायमेंशन फार्मूला में मास हमको नहीं चाहिए और टाइम भी नहीं, सिर्फ लेंथ चाहिए। तो यहाँ देखना ध्यान से, तो मास सी में नहीं है, मास जी में है, मास एम जो है एच में है, और इसमें भी पावर -1 में है। मतलब इसका मास तभी हट सकता है जब एच और जी क्या में हो, मल्टीप्लाई हो, तब ना प्लस और -1, प्लस और -1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, एम पावर 0 डिवाइड में ही चला जाएगा, एम पावर 1 डिवाइड बाई एम पावर -1, तो ऊपर आके ऐड हो जाएगा, एम का स्क्वायर हो जाएगा, मास हटेगा नहीं। मतलब मास तभी हमको वहाँ पे नहीं दिखेगा जब एच और जी क्या हो, मल्टीप्लाई में हो, और एच जी डिवाइड में है तो मास वहाँ से हट नहीं सकता। अब ऑब्जर्व करो सर, एच जी यहाँ मल्टीप्लाई में जो मेरा आंसर आया, हाँ सर यहाँ पे मास नहीं होगा, मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। एच जी इसमें भी मल्टीप्लाई में, हाँ सर ये भी ठीक है। देखिए यहाँ देखिए एच बाई जी है, मतलब ये तो ऑप्शन ऐसे खत्म, ये जी बाई एच डिवाइड में है दोनों एक दूसरे का, ये भी ऑप्शन खत्म। तो बच्चा ये दोनों, अब फिर टाइम्स को देख लो, किसको देख लो, टाइम को देखेंगे सर, देखेंगे। तो भैया देखिए एच जी जब मल्टीप्लाई में है तो भैया एच जी का बाकी सब भी तो आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो -1 और -2 मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये इस दोनों के अंदर अंडर रूट के अंदर है तो -3/2 बोल सकते हैं, बोलेंगे। और अब यहाँ देखो c पे पावर 3/2, और c का क्या होता है, इसमें टाइम का डायमेंशन क्या है, t है ना जी, तो -1 है तो 3/2 -1 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, नीचे -2 ऊपर -3/2, टाइम कट जाएगा, मतलब टाइम 0 इसमें है। सर इसमें क्यों नहीं, इसमें 5/2 है, अगर 5/2 को माइनस से है तो -5/2 आ जाएगा नीचे c पे पावर, और मतलब t पे पावर, और ऊपर आ जाएगा -3/2, तो पूरा पूरी कटेगा नहीं, कटेगा, बच जाएगा। मतलब ये ऑप्शन से मतलब बनाते बनाते तुमको तेज़ी हो जाएगा। ये तो अभी हम समझाने के लिए इतना धीरे धीरे बताए हैं, तो कितना आसानी से बन गया बिना किसी कैलकुलेशन के, तो बस थोड़ा सा सोचे, डायमेंशन लिख के सोचे, बन गया, खत्म कहानी। अरे क्वेश्चन नीट 2016 में आया था, कब आया था, नीट 2016। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम लोग कब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसे तो आपने इसको उतार ही लिया हुआ, तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो उम्मीद करते हैं पिछला क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वही बात पहले हम आपको बता देते हैं, पहले आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, नहीं बने तो वैसे भी अब देखिएगा सोल्यूशन आ गया।
पहले खुद से कोशिश कर लीजिए, एक बार बन गया तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी सोल्यूशन देखिएगा आप। चलिए पहले खुद से कोशिश कर लीजिए वीडियो का पॉज करके। अब आते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ पी एच बाई जी। भैया ये जो दिया हुआ है उसका डायमेंशन पूछ रहा है। अब यहाँ पे P जो है मोमेंटम को बता रहा है, H जो है प्लैंक्स कांस्टेंट को बता रहा है, और G जो है क्या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को बता रहा है। कोई दिक्कत ही बात समझने में? तो हम अभी लिखो, मोमेंटम का डायमेंशन तुम लोग को मालूम होना चाहिए, या डायरेक्टली लिख देते हैं डायमेंशन। किसका डायमेंशन? पी एच बाई जी का। तो P क्या होता है? मोमेंटम का डायमेंशन क्या होता है? m(l(t)(-1) इंटू H है, H है क्या? प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है? m(l)(2)(t)(-1). कोई दिक्कत है तुम्हें? हमको नहीं लगता होना चाहिए, क्योंकि प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन अभी बताए थे हम। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन देख लीजिएगा, G है, क्या होता है? m(-1) l(3)(t)(-2). सॉल्व कर लीजिए, डायमेंशन आ जाएगा pH बाई जी का। देखते हैं सर कैसे सॉल्व करें। ठीक है, देखिए m ऐड हो जाएगा, m पे पावर क्या हो जाएगा? स्क्वायर, l पे पावर क्या हो जाएगा? 3, t पे पावर क्या हो जाएगा? -2 डिवाइडेड बाई m पे पावर -1, l पे पावर 3 है नीचे में, और t पे पावर -2 -2 कर दिया, l पे पावर 3 थी, l पे पावर 3 कर दिया, माइनस हो जाएगा तो +1, m पे पावर 2 इंटू m पे पावर +1 ऐड कर देंगे तो कितना? 2 + 1 कितना? 3, m पे पावर 3, मतलब m पे पावर 3 है, l 0 है, t क्या है? 0। देखिए तीसरा डायमेंशन किधर है? m पे पावर 3, l पे पावर 0, t पे पावर 0, ऑप्शन नंबर सेकंड आता। कितना आसान था? आसान था कि नहीं था? देखिए खुद से पहले कोशिश कीजिए, अब एकदम बनेगा। प्रैक्टिस से ही आएगा, नहीं तो ऐसे नहीं आएगा। देखने से वीडियो खाली कलम चलाओ कॉपी में तो बनेगा, नहीं चलाओगे नहीं बनेगा। ठीक है, इसको उतार लीजिए, फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए उतार लीजिए, वीडियो पॉज करके इसको जल्दी से उतार लीजिए। तो चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, डायमेंशन के ऊपर है। बोला है क्या? एक इक्वेशन दे दिया फोर्स का, क्या दे दिया? F = a - x / bt²। बोला है a और b का डायमेंशन बताइए, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b। मतलब कितना बना चुका है ऐसा क्वेश्चन, फिर से एक और ऐसा ही क्वेश्चन आ गया। तो देखते हैं। तो भैया x तो यहाँ पे लेंथ होगा और t क्या होगा? टाइम होगा। a और b का डायमेंशन हमको चाहिए। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? m(l(t)(-1), यही ना होता है जी। अब एक बात बताना हमको, a जो है x के साथ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, किसके साथ? x के साथ, और x यहाँ क्या? लेंथ है। तो भैया एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी ना करते हैं जब दोनों का डायमेंशन बराबर होता है। मतलब x का जो डायमेंशन होगा पहले वही लिख लेते हैं, मतलब x का जो डायमेंशन होगा वो a के डायमेंशन का बराबर होगा। x का डायमेंशन l है, मतलब यहाँ पे लेंथ है, तो a का डायमेंशन क्या हो गया? l। तो देखा a का डायमेंशन क्या हो गया जी? l। अब बात कर रहे हैं इसका b का। तो भैया फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? mL(t)(-2). दोनों घटाएंगे तो आएगा तो लेंथ ही ना, तो ऊपर लेंथ ही का डायमेंशन है, मतलब l लिख देंगे बाई b इंटू टी का स्क्वायर है। t क्या होता है? टाइम होता है ना जी, t का स्क्वायर मतलब b इंटू टी का स्क्वायर। कर लो, लेंथ से लेंथ कट गया, यहाँ डिवाइड होता चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 1/b = क्या हो जाएगा? m(-2) इंटू t²। तो क्या आ जाएगा? ये दोनों कट जाएगा, बचा क्या भैया? 1/b = m। ऊपर नीचे कर दो तो b = क्या हो जाएगा? 1/m। मतलब इसको ऊपर ले आएंगे तो b = क्या हो जाएगा? m⁻⁻1। मतलब b का डायमेंशन यहाँ क्या है? m⁻⁻1। a का डायमेंशन क्या आ गया? l। b का डायमेंशन क्या आ गया? m⁻⁻1। तो जैसे ऑप्शन देखते हैं, a l b m-1। तो a आगे लिखा हुआ था, आगे वाले देखेंगे। चलिए ठीक है, l है, m⁻⁻1 नहीं, ये तो है ही नहीं, आगे तो t ही दे दिया। यहाँ l है लेकिन साथ में b क्या है? m है सिर्फ, m⁻⁻1 नहीं, मतलब इन तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं है। चौथा वाला नन ऑफ दिस क्या होगा? सही होगा। कैसे भाई में कैसे कर दिए जी? यहाँ क्या दिया हुआ है? तब बड़ा बड़ा क्वेश्चन ही लिखा हुआ है, देखना नहीं है कुछ। चलिए इसको उतार लीजिए फटाक से, बहुत आसान सवाल था, इससे क्या ही अब इससे आसान पूछेगा। चलिए तुरंत उतार लीजिए।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो पहले मेरा वही बात कि पहले आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, नहीं बने फिर आकर देखिए, बन जाए तभी देख लीजिए कि क्या हम कैसे बनाए, आप कैसे बनाए। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 पाई बीटा अल्फा बीटा गामा बाई अल्फा। बोल रहा है देन यूनिट्स ऑफ एक्स अल्फा बीटा आर, एक्स अल्फा और बीटा का दे दिया, एक्स का यूनिट है मीटर, अल्फा का यूनिट है पर सेकेंड स्क्वायर माइनस 1, बीटा का यूनिट है मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली, द यूनिट्स ऑफ फाई एंड गामा। कोई दिक्कत? गामा का साइन है इस तरह से दिया मैंने, अल्फा बीटा का। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, बहुत आसान है, एकदम आसान क्वेश्चन। देखो यहाँ तो यहाँ क्या दिया हुआ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 पाई बीटा गामा बाई अल्फा। तो भैया ये क्या है, कॉस है ना जी। अरे कॉस का स्क्वायर रहा है, क्यूब रहा है, कुछ रहा है, होता तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूनिट मतलब डायमेंशन लेस ही ना है। इसका तो यूनिट हो डायमेंशन लेस मतलब यूनिट नहीं है, इसका तो यूनिट हो नहीं करता कॉस के अंदर के चीज़ का, तो पूरा यूनिट लेस है। मतलब y इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो x का डायमेंशन मतलब यूनिट दिया हुआ कितना दिया है, मीटर, m, इस पे क्या स्क्वायर तो लगा देंगे, तो y का यूनिट क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, y का यूनिट क्या हो गया जी, मीटर स्क्वायर। अब आते हैं सर सिर्फ y का नहीं बताना था, गामा का भी बताना था। किसका बताना था, गामा का। गामा यहाँ पे किसके साथ है भैया, गामा बीटा। तो जब ये पूरा डायमेंशन लेस है, ये पूरा हिस्सा डायमेंशन लेस है, तो बीटा गामा बाई अल्फा इक्वल टू 0, या 0 नहीं 1 लिख दो, डायमेंशन लेस है, कोई डायमेंशन नहीं। क्यों भैया, क्योंकि भैया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर का पार्ट है ना जी। कॉस स्क्वायर कुछ दिया हुआ है 2 पाई बीटा गामा बाई अल्फा, यही ना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर क्या हम बताते हैं कि डायमेंशन लेस होता है, यूनिट लेस होता है, ये सब चीज़ कुछ बताते हैं, याद नहीं होगा। तो भाई 2 पाई तो ये दोनों तो नंबर है, तो नंबर 2 और पाई का वैसे भी डायमेंशन यूनिट नहीं होता है। बच्चा क्या भैया, बीटा बाई गामा बाई अल्फा, तो इसको 1 के बराबर कर सकते हैं। बीटा और अल्फा का यहाँ दिया हुआ है तो गामा निकल जाएगा। तो बीटा यहाँ कितना दिया, बीटा का यूनिट दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड, लिखना था नीचे लिख दो पर सेकेंड। अल्फा का क्या दिया हुआ, अल्फा का दिया हुआ पर सेकेंड, या नीचे रखेंगे तो ऊपर आ जाएगा सेकेंड, या ऐसे रख दो, तुम लोग को समझ में आएगा, मीटर पर सेकेंड रख दो इंटू गामा, अल्फा का भी पर सेकेंड है इक्वल टू 1। एस वाई माइनस एस वाई कट गया, या एम डिवाइड में मतलब मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में तो गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/m, तो गामा इक्वल टू क्या है, एम ऊपर है, एम पर माइनस 1, इसका यूनिट क्या आ गया गामा का, एम पर माइनस 1। अब आएगा क्या, एम स्क्वायर। तो देखो तो है कहाँ पे, एम स्क्वायर एम पर माइनस 1, ऑप्शन नंबर सी, खत्म। कुछ था यूनिट कितना था, चलिए इसको तारीफ पटाख से दो, फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो उम्मीद करते हैं आपने पिछला क्वेश्चन उतार लिया होगा। बात है नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन पे वही बात पॉज करके पहले खुद से, उसके बाद सोल्यूशन देखना है, नहीं बना तो वैसे भी देखना है। तो चलिए आगे आते हैं। बोल रहे कि एक न्यू सिस्टम माने, एक अपना हम अपने बना दिए, मेरा मन के बना देना, क्वेश्चन का मन कर रहा मेरा नहीं, क्वेश्चन का दिल क्या, एक न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट बना दिया। उस न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में यूनिट ऑफ मास को क्या, अभी जो यूनिट ऑफ मास है उसको क्या कर दिया, डबल कर दिया। अब अभी जो डबल वाला है नया यूनिट रहेगा, ठीक। और क्या, लेंथ को क्या कर दिया, आधा, ठीक। और क्या कर दिया, टाइम को कर दिया 3 गुना, 3 टाइम्स। देन व्हाट विल बी यूनिट ऑफ फोर्स, तो फोर्स का यूनिट बताइए। तो बताइए, तो मास का न्यू सिस्टम में एम डैश बोल रहे हैं, ठीक। अभी मास से कितना होता है यूनिट, केजी में होता है, 1 kg ही ना होता है। उम्मीद करते हैं आपने पिछला क्वेश्चन उतार लिया होगा। तो चलिए आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि भैया, क्वेश्चन जो है ना अपने मन से एक न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट बना लिया कि भैया एससीजीएस हटाइए, ऐसा यूनिट है, मेरा अपना सिस्टम ऑफ यूनिट चलेगा। तो न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में उसने क्या बोला
कि जो मास जो था, मास का जो यूनिट है वो क्या है, डबल हो गया है। लेंथ का यूनिट क्या कर दिया, आधा कर दिया। और भैया टाइम का यूनिट क्या कर दिया, 3 गुना, 3 टाइम्स, 3 गुना कर दिया। देन व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ फोर्स, तो फोर्स का यूनिट क्या होगा। तो भाई पहले लिख लेते हैं किसके साथ क्या क्या है। मास का यूनिट क्या कर दिया, डबल। पहले 1 किलो होता था ना जी, यूनिट क्या तो 1 kg लिखता ना, kg होता था, अब 2 kg, 2 गुना कर दिया। लेंथ का यूनिट क्या कर दिया भैया, पहले 1 होता था, अब क्या हो जाएगा, 1 मीटर होता था, उसको आधा कर दिया, मतलब 1/2 मीटर। और भैया क्या, टाइम का यूनिट के साथ क्या कर दिया, टाइम को 3 गुना कर दिया, 3 से, यही ना है जी। तो फोर्स का हम लोग जानते हैं ना, डायमेंशन mLT-2, उस हिसाब से क्या लिख सकते हैं, F क्या लिख सकते हैं, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भैया उसके हिसाब से इसको भी सेट करेंगे, न्यू यूनिट को सेट करेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, F डैश kg के मतलब मास क्या हो जाएगा 2 kg इनटू लेंथ क्या हो जाएगा 1/2 मीटर। सेकंड का स्क्वायर, तो सेकंड यहाँ 3 है, 3 सेकंड का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 कट गया। F डैश इक्वल टू क्या, kg मीटर, 3 का स्क्वायर 9, सेकंड का स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताओ तो थोड़ा, F लिख सकते हैं। तो F डैश जो न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट की वजह से जो फोर्स आया है वो पहले वाले का क्या है, 9 गुना कम है, पहले वाले से क्या है, 9 गुना कम। मतलब जो न्यू यूनिट ऑफ फोर्स आया है वो क्या पहले वाले फोर्स से क्या हुआ है, कम हो गया है 9 गुना, मतलब डिक्रीजेज बाई 9 टाइम, इंक्रीजेज बाई 9 टाइम नहीं, डिक्रीज बाई 9 टाइम, सही बात, इंक्रीज बाई 3 टाइम नहीं, डिक्रीज बाई 3 टाइम नहीं, 9 गुना से कम हो रहा, खत्म। चलिए इसको फटाक से उतार लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए उतारिए तो फटाक से। तो देखिएगा हम लोग पिछले लेक्चर में क्या किए थे भैया, डायमेंशन का क्वेश्चन कर रहे थे। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। तो बोल क्या रहा है, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू z एक्सिस पर यूनिट टाइम इज गिवन बाय n इज इक्वल टू -d n2 - n1 by z2 - z1, where n2 and n1 are the number of particles per unit volume at z2 and z1 respectively. What is the dimensional formula for d? देखने में पढ़ने में लग रहा है बहुत भारी भरकम चीज़ है, एकदम भारी भरकम नहीं। एक क्या बोला कि भैया एक नंबर ऑफ पार्टिकल है जो क्रॉस कर रहा है पर यूनिट एरिया से, एक पार्टिकुलरली एक एरिया है, यूनिट एरिया है, उससे नंबर ऑफ 2 पार्टिकल्स को क्या कर रहा है, पास कर रहा है, जो कि परपेंडिकुलर किसके, z एक्सिस के। मतलब यहाँ पे जो z बता रहा है वो किसके बारे में बता रहा है, z एक्सिस के बारे में बता रहा है, और पर यूनिट टाइम के हिसाब से। मतलब जो ये n है, अगर n हम निकालें यहाँ पे, तो n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय, सॉल्यूशन करना है, डिवाइडेड बाय पर यूनिट एरिया, परपेंडिकुलर टू z एक्सिस से बोला, पर यूनिट टाइम इनटू टाइम, ठीक। अब अगर इसका वो डायमेंशन लिखना हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर किसी पार्टिकल का नंबर तो नंबर होगा ना, 5, 6, 10, 1000, उसका डायमेंशन होता है, नहीं ना होता है। मतलब इस ऊपर वाले चीज़ का डायमेंशन नहीं होगा, एरिया का डायमेंशन होगा सर, और टाइम का भी डायमेंशन होगा। तो ये हो गया वन, एरिया का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर, और टाइम का डायमेंशन होता है t। कोई दिक्कत ही बात समझने में, इसको ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, l ⁻² और t ⁻⁻1। कोई दिक्कत ही बात समझने में, तो सर लिख दें, ठीक है। लेकिन हम मुझसे तो डायमेंशन किसका पूछा था सर, d का पूछा था, n का थोड़े पूछा था। d सर कहाँ दिख रहा है आपको, इसी क्वेश्चन में d यहाँ पे दिख रहा है। तो जब हमको ये मालूम चल गया, नंबर ऑफ पार्टिकल क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू z एक्सिस पर यूनिट टाइम, मतलब ये n का वैल्यू मालूम चल गया, यहाँ से n का डायमेंशन मालूम चल गया तुमको, n2 का। अच्छा यहाँ देखो एक चीज़ कि ये दोनों आपस से माइनस हो रहा है, ये दोनों आपस से क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। इसका साफ मतलब है कोई 2 फिजिकल क्वांटिटी तभी एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकता है जब क्या हो, दोनों का डायमेंशन क्या हो, सेम हो। यही बात है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमको समझाता है। मतलब इसका डायमेंशन सेम है, इसका डायमेंशन क्या है, सेम है। अच्छा n है यहाँ पे क्या, n2 - n1, मतलब n क्या है असल में, n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम
एट Z2 एंड Z1। तो यहाँ पे N2 क्या है, N1 क्या है, उसका भी डायमेंशन निकाल लेंगे। डायमेंशन ऑफ N2 एंड N1 क्या बोला, जैसे देखो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यही बोला ना। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय पर यूनिट वॉल्यूम बोला, वॉल्यूम। अच्छा देखो फिर यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल है गया। नंबर का तो भैया कोई भी अगर कोई रियल नंबर हम उठा रहे उसका डायमेंशन होता है, नहीं ना होता, हम पढ़ाए थे ना। तो किसी रियल नंबर का डायमेंशन नहीं होता है। फिर क्या गया, वॉल्यूम। वॉल्यूम का डायमेंशन होता है, कितना होता है भैया, L3 पढ़ा चुके 1/L। इसको ऊपर करके लिखना, लिख दो L-2, इसका डायमेंशन आ गया। तब हम आराम से यहाँ से D का निकाल लें, यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए n क्या है, -D, तो माइनस का साइन लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ पावर में माइनस आएगा तो फर्क पड़ेगा, आगे माइनस में है तो फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। डायमेंशन के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिखो चाहे मत लिखो, बात बराबर। डिवाइड बाई N2 माइनस N1 बाई Z2 माइनस Z1, n इज इक्वल टू। अच्छा N2 माइनस N1 दोनों एक ही चीज़ है तो सिर्फ N2 लिखते हैं, डायमेंशन एक ही है ना। अब अलग अलग से इसका डायमेंशन थोड़े रखते हैं, एक ही चीज, दोनों एक ही है ना, फिजिकल क्वांटिटी है। क्योंकि दोनों का ऐड सब्ट्रैक्ट थोड़ा सा क्या मतलब है, दोनों का डायमेंशन क्या है, सेम है। दोनों का डायमेंशन क्या है जी, सेम है। तो ऐसे लिख दो खाली एक को, कोई सा भी एक। यहाँ से D चाहिए ना, तो दोनों को इधर भेज दो। तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा, यह डिवाइड में था Z2, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में n इंटू Z2 बाई, या N2 मल्टीप्लाई में था तो जाएगा डिवाइड। कोई दिक्कत, n यहाँ निकाले हैं n का डायमेंशन। देखो तो n का डायमेंशन कितना आया है, L पे पावर -2 T पे पावर -1। अच्छा z क्या है भैया, z यहाँ पे z एक्सिस मतलब लेंथ के बारे में बोला है, तो लेंथ का डायमेंशन मतलब L ही होता है भाई। n2 का निकाले, n2 किधर, L पे पावर -3, खत्म। -2 था, कट जाएगा तो -1 बचेगा, -1 ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, L इंटू L T पर -1 मल्टीप्लाई कर दोगे L स्क्वायर T पर -1, खत्म, आ गया डायमेंशन। यही था, कितना आसान था बताओ तो। खाली कौन क्या है बस साफ साफ इसमें लिखा हुआ है, बस कर देना था। तो चलिए इसको फटाक से उतार लीजिए, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, तुरंत उतारिए। देखो उम्मीद करते हैं पिछला क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये तो भाई एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन 75 तो पीछे बना चुका है। अब इसे का ही अब बताए एक ही चीज 10 बार, देखो तब भी देख लो। क्या बोल रहा कि हाँ सरफेस टेंशन, इफ एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम आर चूजन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज, एनर्जी को, वेलोसिटी को और टाइम को क्या मान लिया गया है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मान लिया गया, बेस फिजिकल क्वांटिटी मान लिया गया। तो बताइए सरफेस टेंशन का डायमेंशन फार्मूला किसके टर्म्स में, ये तीनों के टर्म्स में। तो कितना आसान था है, पहले तो लिख लो। एनर्जी का क्या होता है जी, हाँ डायमेंशन mL2 T पे पावर -2, या वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी डायमेंशन क्या होता है, LT -1। टाइम है, टाइम का डायमेंशन क्या होता है, T, ठीक। और किसके टर्म्स में, किसका निकालना है, सरफेस टेंशन का। तो सरफेस टेंशन का क्या होता है भैया फॉर्मूला याद है, सरफेस टेंशन होता है फोर्स बाई लेंथ। तो फोर्स का होता है mLT -1, लेंथ का डायमेंशन होता है L कट गया तो क्या आ गया, MT -1। ये आ गया सरफेस टेंशन का डायमेंशन, ठीक। अब हमको क्या करना है कि सरफेस टेंशन का डायमेंशन किसके टर्म्स में निकालना है भैया, E, V और T के। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देंगे किसके, E पे पावर A, V पे पावर B, T पे पावर C पे। एनर्जी पे ना करना था जी, तो एनर्जी पे किए, E पे पावर है, वेलोसिटी पे करना था V पे पावर B, टाइम पे करना था T पे पावर C। थोड़ा सा पीछे जाके कॉपी का पन्ना पलट के तो देखना, पिछले क्वेश्चन ऐसे ही इसी के ऊपर था। एस यहाँ पे क्या, इसका डायमेंशन क्या है भैया, निकाल लिए सरफेस टेंशन का, MT -1। E एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, mL2 T पे पावर -2।
पे पावर ए है यहाँ पे। v वेलोसिटी का क्या होता है, lt माइनस वन, lt माइनस वन। क्या चीज पावर दिए हैं, हम क्या बताते हैं कि भैया हो सकता है डिपेंड कर रहा हो, तो हमको मालूम नहीं है सरफेस टेंशन ई पे कितने पावर से डिपेंड करता है, इसीलिए उसको ए कर दिए, वेलोसिटी कितने पावर से डिपेंड करता है, तो बी कर दिया, टाइम को सी कर दिए। और क्या किया भैया, इसका अब डायमेंशन लिख दिया। अब यही ए बी सी निकालेंगे, आ जाएगा तो यहाँ पे रख के लिख देंगे, तो इसका डायमेंशन हो गया सरफेस टेंशन का ई वी और टी के टर्म्स में, खत्म। तो पिछले लेक्चर तो याद नहीं होगा, जाके घर पे देखना ढंग से पीछे का क्या पढ़ा है। टाइम क्या हो गया, टाइम टी फॉर टाइम सी। तुम लोग को मालूम है, एकदम 8 क्लास से पढ़ा है सब कि भैया अगर बेस से मौसम मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाता है, कर दो mt माइनस वन। तो यहाँ पे m पे पावर a है, यहाँ पे m है नहीं है, तो यही रह जाएगा। बात की l का, l यहाँ पे कितना है 2 इंटू a, कितना हो जाएगा 2a। अरे जब इस तरीके से लिखा रहता है तो मल्टीप्लाई ना करते हैं पावर को, करते हैं कि नहीं, सब बच्चा में पढ़ा था 8 क्लास है, याद करो। तो यहाँ पे लेंथ क्या है 2a है, यहाँ पे लेंथ क्या है b है, यहाँ पे तो ये नहीं है। तो जब यहाँ पे 2a यहाँ पे b दोनों मल्टीप्लाई में ना है जी ब्रैकेट में, तो मल्टीप्लाई में बेस में तो पावर क्या हो जाता है, ऐड होता है कि नहीं होता है जी। तो क्या हो गया 2a प्लस b, यहाँ 2a था यहाँ b था, तो बेस सेम था तो पावर ऐड कर दिया। अब बात करते हैं t का, यहाँ क्या माइनस 2a है, यहाँ पे क्या माइनस b है, वहाँ पे c है, तो सारे पावर का ऐड कर देंगे, सब मल्टीप्लाई में है, तो माइनस 2a माइनस b प्लस c। ठीक, अब कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग पावर। जैसे देखना LHS के साइड m पे पावर कितना था 1 था, m पे पावर कितना 1 है, RHS भी इधर m पे पावर कितना है जी a है, तो a इक्वल टू कितना हो गया 1, खत्म। यहाँ पे बात कर रहे हैं L, तुम यहाँ पे L दिख रहा है, यहाँ पे L दिख रहा है जी, L नहीं दिख रहा है, इसका क्या मतलब, यहाँ पे L क्या है 0 है, क्या है 0, मतलब 2a प्लस b इज इक्वल टू क्या है 0। a हम लोग निकाल लिए, a कितना है 1, तो 1 रख दो, तो 2 इंटू 1 प्लस b इक्वल टू 0, 2 1 जा 2 प्लस b इक्वल टू 0, प्लस 2 इधर जाएगा तो b भी आ गया मेरा। अब हमको क्या चाहिए, c चाहिए। तो भैया देखो इधर t क्या माइनस 2 है, माइनस b प्लस c, इधर क्या है t माइनस 1 है, तो इक्वल कर सकते हैं, कर सकते हैं, माइनस 2a माइनस b प्लस c। a निकाल चुके हो, b निकाल चुके हो, चल से रखो सबको सबके जगह पे, तो माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू a कितना है 1 माइनस b कितना है जी माइनस 2 प्लस c। ठीक, माइनस 1 2 1 जा 2 माइनस प्लस 2 प्लस c, ये दोनों कट गया ना जी, तो c इक्वल टू क्या आ गया माइनस 1। तो देखो मेरा a भी आ गया, b भी आ गया और c भी आ गया। तो सरफेस टेंशन को अगर हम लोग e v और t मतलब एनर्जी वेलोसिटी और टाइम के टर्म से लिखेंगे तो e पे पावर कितना है जी a है, तो a यहाँ पे कितना है 1, तो 1 तो लिखते नहीं है, v वेलोसिटी में कितना है पावर b है, b यहाँ कितना है पावर माइनस 2, और t पे पावर कितना है c, यहाँ पे कितना है c आया माइनस 1। लो सरफेस टेंशन का डायमेंशन हम लोग किसके टर्म से, एनर्जी वेलोसिटी और टाइम के टर्म्स में लिख दिए हैं। पीछे जैसे यूज करते बस वही कंसेप्ट यूज किए, सारा काम वही के बस आ गया। ऐसा नहीं मानो कि कितना 10वां 11वां क्वेश्चन बना रहे होंगे, ये देखा जाता है। इसके लिए मालूम है क्लास 8वीं का चीज आना चाहिए। 8वीं में एक चैप्टर था पावर एक्सपोनेंट नाम से एक चैप्टर था, उसमें हम लोग पढ़े थे कि जब बेस सेम रहता है और पावर कुछ भी रहे उससे कोई लेना देना नहीं है, बेस सेम है अगर और मल्टीप्लाई में है तो पावर्स को ऐड कर देते हैं। एकदम 8वीं क्लास में बच्चा लोगों को पढ़ाया जाता है, वो याद होगा तो आराम से ये समझ में आएगा लाइन। तो यहाँ पावर क्या 2a है ना जी, अरे भैया इस पे भी तो पावर है, तो 2 इंटू a 2a हो गया, और यहाँ पे पावर b है, इधर है l नहीं है, तो सिर्फ ये दोनों को देख रहे हैं। तो भैया l पे पावर 2 है, यहाँ l पे पावर b, तो जब बेस सेम है दोनों का, क्योंकि ब्रैकेट में दोनों तो मतलब आपस में मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो वही एक करके लिख दिया l इक्वल टू l पे पावर 2a प्लस b।
अच्छा m खाली m पे पावर a लिख दिए हैं, तो m इधर इधर दिख रहा था, नहीं ना दिख रहा था जी, तो उसके साथ नहीं हुआ। फिर t के साथ किया गया, t पे पावर यहाँ पे -2 है, यहाँ पे माइनस भी, b को 1 से करोगे मल्टीप्लाई तो माइनस b ही ना आएगा, और यहाँ पे t पे पावर c मतलब c है। अब सब तीनों क्या है, बेस में मतलब t ही है और मल्टीप्लाई में तीनों आपस में, तो सबका पावर आपस से ऐड होगा, क्योंकि यही पढ़े हम लोग 8 में, तो भैया जब बेस सेम रहे और मल्टीप्लाई में रहे तो उसको क्या कर देते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं सबको इकट्ठे, इकट्ठे ऐड कर दिए पावर को। अब बोलोगे तो एक और लाइन बढ़ा के लिखिए इसको सर, पावर मल्टीप्लाई करके इसमें लिखिए, उसके बाद मानेंगे हम। इतना तोड़ देंगे तो भैया तो बच्चा ही वाला हो गया। तो हमसे पूछा था भैया सरफेस टेंशन का डायमेंशन किसके टर्म्स में, एनर्जी वेलोसिटी और टाइम के टर्म में, तो भैया एनर्जी वेलोसिटी और टाइम के टर्म्स में हम लोग निकाल दिए सरफेस टेंशन का, 2 मिनट में निकल गया। चलिए इसको उतारिए फटाक से, उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए फटाक से उतारिए उसको। सही है। देखो यहाँ बच्चे लोग चीज़ देखो, यहाँ पे जो है फोर्स का जो डायमेंशन लिखे हैं गलत लिख दिए हैं, MLT -1 में MLT -2 होता है। सब क्या करता है, सोते रहता है, बताया नहीं चाहिए था हम लोग को। तो यहाँ पे हो गया -2, तो C = आ गया -2, यहाँ पे C डालेंगे -2। आप सही है। तो ध्यान देना था यहाँ पे सर, गलती से फोर्स की जगह MLT -2 का जगह MLT -1 लिख दिया था। चलिए आप फटाक से उतार लीजिए इसको, सही है। देखो उम्मीद करते हैं पिछला क्वेश्चन आपने सही कर लिया होगा, वो -1 का जगह -2 हो गया था गलती से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखते हैं क्या बोल रहा है। नहीं बोल रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन ऑफ अ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k। क्या बोला, किसी वाइब्रेशन में जो फ्रीक्वेंसी है किसका, किसी मास m का, उसको लटकाया गया है कि स्प्रिंग से, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k कितना है, क्या है k, उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कैसे रिलेशन में दिखा सकते हैं भैया। तो F = c m पे पावर x k पे पावर y, जहाँ पे x जो है डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है, x क्या है यहाँ पे, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, तो वैल्यू ऑफ x एंड y आर। तो x एंड y का क्या बताइए, वैल्यू बताइए। तो ये एकदम आसान का ही बताया, पहले सबका डायमेंशन लिख लो। इक्वेशन क्या है, F = c पे पावर m पे पावर x k पे पावर y। कोई दिक्कत। F फॉर क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी क्या है भैया, बोल लो, है ना। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है जी, 1/t होता है ना, 1 टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। अगर थोड़ा सा पीछे मतलब ऐसे तो हम पढ़ा चुके डायमेंशन फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, लेकिन याद तो होगा नहीं। अच्छा यहाँ पे कौन बताएगा भैया, यहाँ पे C है क्या, सोनम बता, क्या बताओ सुनो। यहाँ पे गलती से हुआ क्या, यहाँ पे C लिख दिया, X लिख दिया मैंने, यहाँ पे C होगा, सही कर लो। तो C यहाँ पे क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। तो जब C यहाँ पे डायमेंशन लेस कांस्टेंट है तो भैया उससे तो डायमेंशन में कोई लेना देना ही नहीं, जब डायमेंशन लेस है खुद। अब बात करते हैं M का। M यहाँ पे क्या है, मास। तो मास तो उनका डायमेंशन मास ही होता है, कांस्टेंट, तो इसका कोई डायमेंशन होगा ही नहीं, तो मास का तो डायमेंशन M ही होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे K का डायमेंशन का, स्प्रिंग कांस्टेंट। कौन बताया क्या होता है स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन, याद तो होगा नहीं, पीछे ही भी कराते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट जब होता है क्या होता है, F = k × x। k यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे इसका डायमेंशन। कैसे निकालेंगे, तो k = क्या होता है, फोर्स बाई x। तो इसका क्या होता है डायमेंशन, MLT -2, और x मतलब लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन l कट गया तो क्या हो गया, MT -2। तो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन कितना आ गया, MT -2 आ गया। इसको लिख दीजिए यहाँ पे, MT -2, खत्म, टाटा बाय बाय, बन गया आपका। रिलेशन क्या दिया हुआ था देखो, F = c × m पे पावर x k पे पावर y, ठीक। F यहाँ पे कितना है, t पे पावर -1 डायमेंशन। C डायमेंशन लेस है तो डायमेंशन में इसको लिखेंगे नहीं। M का M यहाँ पे मास बोला है, M क्या है भैया, M मास है।
तो मास का डायमेंशन m पे पावर क्या है भैया यहाँ पे x, k का डायमेंशन क्या निकाले mt माइनस 2 पे पावर कितना है भैया y। चलो लिख लो कंपेयरिंग पावर, या रुको पहले लिख लो ऐसे नहीं तब फिर कंफ्यूज होगा सर। m पे पावर x और यहाँ पे y है तो बेस सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड होगा, यहाँ पे पावर y यहाँ पे पावर x, तो x प्लस वाई इंटू टी, यहाँ तो टी है ये नहीं सिर्फ यहाँ पे, तो खाली मल्टीप्लाई करके लिख दो -2y, हो गया डायमेंशन। कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग पावर्स, तो यहाँ देखो यहाँ m पे पावर x प्लस वाई है, यहाँ पे m है ये नहीं है, मतलब m नहीं है, इसका मतलब क्या पावर 0 था तब ना वहाँ से हट गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब उससे पावर क्या है 0, यहाँ पे क्या x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे टी पावर क्या है -1, यहाँ पे टी पावर क्या है -2y, खत्म। यहाँ 2 मल्टीप्लाई में रहेगा तो डिवाइड में, तो y इक्वल टू क्या हो गया 1/2। कोई दिक्कत है बात समझने में? तो y निकल गया सर, x नहीं निकल था, x निकाल, y क्या है 1/2 तो -1/2, x निकल गया y निकल गया, और मैं से x और y का वैल्यू ही ना पूछा था, देखो तो द वैल्यू ऑफ x एंड y आर, यही ना पूछा था जी। देखो x एंड y आर का वैल्यू x -1/2 y 1/2 कहाँ पे नहीं है, दोनों 1/2 है, ये दोनों माइनस में है, ये भी नहीं होगा, यहाँ ये प्लस में हो गया, हालांकि x क्या है -1/2 तो ये भी नहीं होगा, यहाँ देखो x -1/2 और y कितना है 1/2, डी नंबर जो है सही ऑप्शन होगा। तो फटाक से इसको जल्दी से उतार लीजिए, बिड़ाते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत आसान था, जब पिछला बना है वैसे उसी के ऊपर बना है, वापस से सही, खाली आपको सबके सारे टर्म्स का डायमेंशन मालूम होना चाहिए। चलिए तुरंत बना उतारिए तो इसको, चलिए देखिए पिछला क्वेश्चन उम्मीद करते आपने उतार लिया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, वो भी एकदम डिट्टो इसी कंसेप्ट पे, खाली फिजिकल क्वांटिटी बदल दे रहा है। वहाँ पे अभी इससे पहले क्या था, किस पे था, स्प्रिंग कांस्टेंट का निकालना था, टाइम था और भी कुछ कुछ दिया हुआ था। यहाँ पे फोर्स, एरिया और डेंसिटी को फंडामेंटल यूनिटी या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बना दिया। अब बोल रहा है यंग्स मॉड्यूलस बताइए, जिसको यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट किया गया, वाई से। अब इससे मतलब एक ही तरह क्वेश्चन 10 बार बना चुके हैं, 10 बार, ज़्यादा ही बना चुके होंगे। अब तक तो आ जाना चाहिए समझ में बात, नहीं आ रहा है मतलब घर में पढ़ाई नहीं कर रहा इसका, बदतमीज ही। क्या बोल लीजिए? तो नहीं, सेम टाइप का क्वेश्चन सेम चीज़ बार बार कर रहे हैं, खाली जब एक होता है ना मैथ सेम तरह क्वेश्चन है, नंबर खाली है। हाँ बोलिए, कौन सा क्वेश्चन? हाँ जो लिखा जो आया है वही होगा ना, ml -1 -2 होगा यंग मॉड्यूलस का। चलिए इधर देखिए, पहले क्या करो, एक एक करके लिख लो सबका डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है mlt -2, पिछले क्वेश्चन में लगता है, इसके पिछले से पिछले क्वेश्चन में यहीं पे -1 कर दिए थे गलती से। एरिया का डायमेंशन क्या होता है भैया, इसको ए से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है L²। डेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है भैया, ml -3। कोई दिक्कत यहाँ पे न है तो बता दो। अब यहाँ पे यंग्स मॉड्यूलस, यंग मॉड्यूलस का डायमेंशन क्या होता है, कौन बताएगा हमको? कितना आसान था, ml -1 ml -2, वो पीछे से देख के अपने से याद भी नहीं था, सबका डायमेंशन लिख दिए। क्या चाहिए था, यंग मॉड्यूलस चाहिए, इस तीनों का टर्म से चाहिए, तो इस तीनों के टर्म से रिलेशन भी लिख देंगे भैया। यंग मॉड्यूलस डिपेंड करता है फोर्स पे पावर ए से, एरिया पे पावर बी से, और डेंसिटी पे पावर सी से। सबका चुपचाप से जो फिजिकल मतलब डायमेंशन निकाल लियो, रख दो। यंग मॉड्यूलस क्या होता है ml -1 t पे पावर -2। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है mlt और -2 तो a पावर a, एरिया कितना L², इससे पावर b, और डेंसिटी क्या था भैया ml -3 पावर c।
खत्म। अब लो और करके लिख दे रहे हैं, और हम तो ऐसे ही डायरेक्टली कंपेयर कर देते, लेकिन तुम लोग को बहुत दिक्कत होता है। ml माइनस 20/-2 m पे पावर कितना, यहाँ a है यहाँ पे c है, तो पावर ऐड हो जाता है a प्लस सी एल। यहाँ पे पावर a, यहाँ पे पावर 2b, यहाँ पे पावर -3c, सबको ऐड कर देंगे a प्लस 2b माइनस 3c। टाइम यहाँ पे -2 है, यहाँ पे टाइम है ही नहीं, यहाँ पे टाइम है ही नहीं, तो टाइम खाली यहाँ पे क्या है -2a। खत्म। अब कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग पावर। तो जब पावर को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे पावर कितना है 1 है, मतलब m पे पावर कितना है 1, यहाँ पे m पावर क्या है a प्लस सी, इक्वल कर दो a प्लस सी इज इक्वल टू 1, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस सी। अब कंपेयर करते हैं, l पे पावर -1 है, यहाँ l पे पावर क्या है a प्लस 2b माइनस 3c, तो l पे पावर -1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है a प्लस 2b माइनस 3c। a की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं 1 माइनस सी रख सकते हैं, तो रख दो 1 माइनस सी प्लस 2b माइनस 3c। -1 जब +1 तो इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, -3 में से -1 से ऐड हो जाएगा तो 2b माइनस 4c, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 2b माइनस 4c। तो यहाँ से अगर c निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं हम लोग, या b निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, जो मैंने वो निकल जाएगा। चलिए इसका भी आगे के लिए यहाँ पे छोड़ते हैं, यहाँ पे बनाऊंगा आगे। अब यहाँ पे t क्या है -2 है, यहाँ पे क्या है -2 है, इसको इक्वल कर देंगे -2 इक्वल टू -2 है। ठीक, माइनस कट गया, 2 1 2, तो a इक्वल टू क्या आ गया जी 1। a जब 1 आ गया तो यहाँ से c क्या आ जाएगा, इधर +1 था तो इसको इधर भेज दो, इधर भेज दो, -c +1 था इधर आ जाएगा -1, क्या हो जाएगा कट जाएगा 0 हो जाएगा जी, तो c इक्वल टू क्या आ गया 0, तो a आ गया 1, c आ गया 0। अब यहाँ पे सारा वैल्यू पुट कर दो, c भी जानते हो, मतलब c जानते हैं, यहाँ c पुट कर दो, b आ जाएगा, रख दो। तो -2 इज इक्वल टू b तो हम लोग को निकालना ही है, c मेरा आ चुका है कितना 0 आ चुका है, तो 4c इंटू 0 -2 2b 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो खत्म। 2 अंदर 2 कट गया, तो b इक्वल टू क्या हो गया -1, तो मेरा a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यंग मॉडुलस को, f पे पावर a मतलब 1, a पे पावर b, b यहाँ पे कितना है, b कितना आया -1, और क्या भैया d पे पावर c, d पे पावर c है तो c यहाँ पे क्या है 0। तो यहाँ पे देखो तो कौन सा मैच कर रहा है, तो ये वाला मैच कर रहा है, f a पावर -1 d पे पावर, खत्म। सर ये थोड़ा सा हो गया था, अरे भाई थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे हो गया है, बाकी तो कुछ है ही नहीं, इसे सारा सेम काम। क्या करना पड़ा, हमको तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ा तब जाके मेरा आया, तो सही ना थोड़ा बल्कि लग रहा है, नहीं तो कुछ है नहीं इसमें, बाकी वही काम है जो पीछे करते आ रहे हैं। चलिए फटाक से इसको नहीं, फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, उतार लीजिए फटाक से। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग पिछला क्वेश्चन उतार लिए होंगे, समझ में भी आया होगा। अब चलिए अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखने में तो बहुत लग रहा है एकदम बाप रे बाप का एकदम दे दी ने सर, कुछ है नहीं, कुछ खास चीज़ नहीं, तो बहुत आसान। आसान है भाई, हम बना रहे हैं एक ही तरीके, इतना बना दिए एक ही तरीके से, अब इसे क्या चाहिए तो नहीं मालूम लोग, कोई हमको लगता है कोई पीवाई क्यों नहीं बचा होगा, सब आ गया होगा। ठीक है देखेंगे, नहीं बोलेगी तो अच्छी बात है। ठीक है करना सनम, कॉन्टैक्ट करना तुम। चलिए आइए, तो फिजिकल क्वांटिटी किसका, आप फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशन ऑफ लेंथ का बताना डायमेंशन, जो कि बन रहा है किससे, c से, g से एंड e पे पावर स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से। यहाँ पे c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में बताया है, और यहाँ पे e जो इतना लिखा है उस पर e जो है e चार्ज है, e जो दिया है वो क्या है चार्ज है। चलिए कोई बहुत भारी चीज़ नहीं है, डायमेंशन लिखते हैं। c का डायमेंशन क्या होता है जी, या चलो यहाँ पे लिख देते हैं,
वेलोसिटी ऑफ लाइट है तो क्या होगा, किसी भी चीज़ की वेलोसिटी होगा तो क्या वेलोसिटी LT माइनस 1। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है क्या होगा डायमेंशन नहीं याद है, याद नहीं तो कॉपी में निकाल लो, लेकिन सर निकालने बैठेगा तो और टाइम लगेगा, वो तो छोटा थोड़ा है, वो हल्के अपना बैठ के निकालना चालू हो जाए। जी का बोले थे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। याद रहना चाहिए सच, देखो छोटा मोटा चीज़ है नहीं भी। वेलोसिटी ऑफ लाइट, ऐसा तो वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, लेकिन जब लाइट का स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं, उसको वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तब उसको c से डिनोट करते हैं। यहाँ पे बोला है वेलोसिटी, बोला भी है यहाँ पे। अब और क्या भैया, अब देखो मालूम है यहाँ पे जो ये दिया हुआ है ना, ये फॉर्मूला एक तरह का फोर्स का है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जब चार्ज का स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में जब r स्क्वायर लगा देंगे ना, तब जाके फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। r स्क्वायर लगाएंगे तब तो फोर्स हम लोग जानते हैं ना क्या होता है जी। तो हमको यहाँ से बस इतना ही करना चाहिए, तो ये r स्क्वायर को इधर भेज देंगे कि नहीं भेज देंगे, तो इसका डायमेंशन निकल जाएगा, निकल जाएगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू f इंटू आर स्क्वायर। f यहाँ पे क्या है भैया, MLT माइनस 2 होता है, इंटू r मतलब लेंथ, तो लेंथ का स्क्वायर इकट्ठे कर दो तो m L पे पावर 3, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3t माइनस 2। सर एक बात होती है, आप ऐसे यूज़ किए, डायरेक्टली आप ऐसे नहीं कर सकते थे। चार्ज दिया हुआ था E मतलब यहाँ चार्ज बोला है, हम लोग चार्ज जानते हैं किस क्या होता है, 80 होता है, उड़क देते हैं। 4 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता है सर, एप्सिलॉन नॉट का होता है, तो रख देते उसके डायमेंशन तब निकालते हैं। अब तुम लोग को तो एप्सिलॉन नॉट का तो याद है ना होगा, डायमेंशन को मालूम है। एग्जाम में क्या तर बैठ के सोचेंगे फॉर्मूला, फिर लिखेंगे, उसको निकालेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे। इससे अच्छा जो तुम जानते हो उस पर अप्लाई कर दो सीधा, या ये आसान तरीका हुआ निकालने। फॉर्मूला है कि पूरा उसका एक हिस्सा दिया हुआ है, वही समझा रहे थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, अब पढ़ना है 12 चैप्टर का, मतलब 12 क्लास है, पहला ही चैप्टर में पढ़ना है फॉर्मूला, पहला चैप्टर में। यहाँ पे बोला है कि ये क्या है, चार्ज है, तो भाई हम आसान तरीका ढूंढ लिए इसको निकालने का। ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आराम से आ गया मेरा डायमेंशन, कोई दिक्कत नहीं बात समझने में। अब फिर से सारा वही काम, फिर से क्या सारा वही काम जितना दूर से करते आ रहे हैं उतना देर से। तो लेंथ को लिख देंगे किसके टर्म्स में भैया, लेंथ किसके टर्म्स में है, c पे पावर a g पे पावर b, और इतना लंबा ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पे पावर c पे डिपेंड कर रहा है, ठीक। तो लेंथ का डायमेंशन क्या होता है l, c का डायमेंशन क्या होता है, हाँ c का डायमेंशन यहाँ क्या लिखे, LT माइनस 1 लिख दो, LT माइनस 1 पे पावर a, g पे पावर b, यहाँ पे g पे का डायमेंशन लिखे हैं लिख दो, m पे पावर माइनस 1, l पे पावर 3, t पे पावर माइनस 2 पे पावर b। और यहाँ भैया इसका पूरे का डायमेंशन क्या आया है इतना, तो m l पे पावर 3, t पे पावर माइनस 2 पे डायमेंशन पे पावर c। चलिए अब वापस a b c निकाल लेंगे, लो तुम लोग के लिए और करके लिख दे रहे हैं ऐसे। देखिए यहाँ पे m पे पावर माइनस, यहाँ पे तो ये नहीं है, ये दोनों जगह m है, तो जब लिखेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड होगा। यहाँ माइनस b है पावर, यहाँ पे c मतलब c है, तो माइनस b प्लस c ऐड हो जाएगा। चलिए l का बात करते हैं, यहाँ l पे पावर a है, यहाँ पे l पे पावर 3 भी है, यहाँ पे l पे पावर 3c है, बेस से में मल्टीप्लाई में सब ऐड, तो a प्लस 3b प्लस 3c। कोई दिक्कत है तुमने? अब बात करते हैं टाइम का, t का, तो t है माइनस a है, यहाँ माइनस 2b है, यहाँ माइनस 2c कर दो, लिख दीजिए माइनस a माइनस 2b माइनस 2c। अब एक एक करके इक्वल कीजिए। यहाँ m सर यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे है कंपेयरिंग पावर, लिख लो।
माइनस बी प्लस सी, यहाँ पे m नहीं मतलब 0, तो c इक्वल टू क्या आ गया, b हो गया, यहाँ माइनस बी तो प्लस बी, मतलब जितना c है उतना ही b है। चलिए आगे, यहाँ l क्या है, पावर 1, या टाइम को पहले कर लेते हैं, यहाँ टाइम कितना माइनस है, -2b -2c, इधर टाइम नहीं है ना जी, इसका मतलब क्या है, टाइम 0। हम लोग c का बदला क्या लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं, कर दो, तो माइनस है -2b -2c का जगह b हो जाएगा, इक्वल टू 0। क्या आ गया, माइनस है -2b क्या हो जाएगा, -4b इक्वल टू 0, खत्म। हाँ सर, अब भी नहीं आया इसमें से कुछ। अब आते हैं l को इक्वल कर देते हैं। l यहाँ पे क्या था, 1 था, यहाँ क्या a प्लस 3b प्लस 3c, c की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं, वहाँ पे भी लिख a प्लस 3b, c यहाँ पे 3c कर देंगे, 3c को हटा के b कर देंगे, इक्वल टू 1, 3b क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, a प्लस 6b इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ ना तुमको दो इक्वेशन मिल गया, जो कि तुम लोग लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ा होगा, देखो यूज़ हो गया यहाँ, सब बढ़िया से पढ़ा हुआ तो सॉल्व करने आता होगा, तो इसको चुपचाप से सॉल्व कर दो। अगर इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, तो दोनों को जब ऐड कर दोगे ना, यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ऐड इक्वेशन 1 प्लस 2, तो a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ माइनस a -4b इक्वल टू 0 था, यहाँ क्या है, a प्लस 6b इक्वल टू 1। ऐड कर रहे इक्वेशन को, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, 4 में से 6 गया, 2b इक्वल टू 1। यह मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में, तो सो b इक्वल टू क्या हो गया, 1/2। तो जब b आ गया तो इसमें b रख के a निकाल लो, निकल जाएगा जी, यही ना पढ़ा है, चैप्टर 3 कहाँ पढ़ा था 10th में, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ा था ना ध्यान से, बस वही तो किए यहाँ पे। देखिए कितना मैथ जरूरी है, 10th का लग रहा। हाँ तो चलिए देखिए, a यहाँ पे b यहाँ पे क्या रख देंगे भैया, 6 × 1/2 इक्वल टू 1, 2 3 6, यहाँ प्लस 3 1 3 हो जाएगा, उधर जाएगा -3, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, +3 इधर जाएगा तो -3, a क्या आ गया -2, b क्या आ गया मेरा 1/2, c निकाल लेंगे, c वही ना है जो कि यहाँ पे b है, तो b का जगह 1/2 पुट कर देंगे, c भी आ गया। अब लिखना है तो लिखो, अब देखना पावर मैच करना है, यहाँ पे लिखना है तो लिख लो, यहाँ पे तो जगह बचा नहीं। l इक्वल टू क्या होगा, c पे पावर a कितना है, स्क्वायर a पे पावर -2, मतलब c पे पावर -2 बाई g पे पावर b कितना है यहाँ पे 1/2, और e स्क्वायर बाय 4πε0 पे पावर कितना है भैया 1/2 है। चलो अब देखो इसमें से मैच करो तो किस में है, देखो -2 का मतलब क्या है, नीचे चला जाएगा तो पावर प्लस हो जाता है, किसी भी चीज़ का सब पढ़ा है, रेसिप्रोकल करते हैं तो प्लस, पावर प्लस में तो माइनस हो जाता है, अगर माइनस में तो प्लस हो जाता है, तो -2 नीचे ले जाएगा तो +2, तो 1/c², ठीक है सर। आज जब देखा जाए अगर कॉमन ले लेगा इसका पावर इसका का पावर, इस पूरे पे पावर 1/2 ही ना हो जाएगा, मतलब देखे तो सर ये तो पहला ही ऑप्शन सही निकला, इससे सही नहीं है क्योंकि c पे पावर 2 है, यहाँ पे सिर्फ -2 पहले खत्म, यहाँ पे 1/c², चलिए ठीक है, लेकिन g पे पावर 1/2 है, यहाँ g नीचे कर दिया, लेकिन g क्या होगा ऊपर में होगा, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे सर c पे पावर 1 लिखा हुआ है, c² नहीं, मतलब ये भी गलत, तो पहला ही ऑप्शन क्या है भैया, सही है हम लोग का। थोड़ा देखो, थोड़ा था कैलकुलेशन, थोड़ा इसे करना था, लेकिन देखो इतना आसान था, सेम कंसेप्ट सब चीज़ सेम, थोड़ा सा मैथ ढंग से आता होगा तो ये आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको चलिए फटाक से उतार लीजिए और फिर आते हैं हम लोग आगे, चलिए उतारिए इसको। देखो इधर इक्वेशन मैंने दिया है, क्या भैया फोर्स जो डिपेंड कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन पे और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो बोला कि भैया रिलेशन बताइए दोनों के बीच डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके, तो भाई ये क्वेश्चन हम लोग नहीं बना सकते, बनेगा ही नहीं सर, दिए क्या है, कोशिश कर लो, वीडियो पॉज करो, बनाने का कोशिश करो, बन गया तो फिर ताली मार दे, खुश हो जाना है, गलत बना दिए हैं, गलत बनाया, सही नहीं बन सकता, क्योंकि अगर हम लोग लिखते हैं f इक्वल टू n द पावर a u पे पावर b, ठीक, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को u से दिखाते हैं, u से डिवाइड करते हैं,
तो भैया जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, मैंने बताया था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। कैसा फिजिकल क्वांटिटी है? डायमेंशनलेस। इसका डायमेंशन होता नहीं है। और जब कोई चीज का डायमेंशन नहीं हो ना, उसके रिलेशन में दे देना, तो भैया तब हम लोग जो है उसका डायमेंशन एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, तब उसका डायमेंशन एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर सही चीज क्या होता है, सही अगर फॉर्मूला लिखे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए पे पावर 1 हो जाएगा, बी पे पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि डायमेंशन लेस है ना जी। तो डायमेंशन लेस का भाई कोई डायमेंशन ही ना होता 0। लेकिन सही फॉर्मूला देखें तो F इक्वल टू म्यू एन होता है। तो ऐसा फॉर्मूला जिसमें भैया डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस है, जैसे कि यहाँ पे म्यू, उसको हम लोग डिराइव नहीं कर सकते हैं। उसी क्वेश्चन को हम लोग डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा डायमेंशनल एनालिसिस का जो मेथड होता है फेल कर जाता है, हम लोग यहाँ पे इसको अप्लाई नहीं कर सकते। उम्मीद करते हैं बात समझ में आया होगा, बुद्धि में घुसा होगा क्यों फेल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे डायमेंशन एनालिसिस है, तो डायमेंशन ही नहीं है उनका। लिखेंगे क्या भैया? ऐसे लिख रही थे तो एन का डायमेंशन था, पुट कर दे रही थी। यहाँ पे कुछ रहता तो उसका डायमेंशन पुट कर देती, तो यू का तो डायमेंशन ही ना होता। क्या लिखोगे आप? कुछ लिख पाओगे नहीं। तो भैया हम लोग इससे रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं। तो डायमेंशन एनालिसिस जो यहाँ पे क्या हो जाता है, फेल। यहाँ पे इसका लिमिटेशन बोल सकते हो तुम कि डायमेंशन एनालिसिस का क्या है, ये लिमिटेशन। तो फटाक से इसको उतारिए। फिर एक और क्वेश्चन दे रहे हैं जहाँ पे डायमेंशन एनालिसिस क्या करता है, फेल हो जाएगा दूसरे कंसेप्ट के ऊपर। ये तो एक कंसेप्ट ये हो गया कि जब डायमेंशन एनालिसिस मतलब डायमेंशनलेस कांस्टेंट का यूज कर देगा तब वहाँ पे फेल हो जाएगा रिलेशन निकालने में। हम लोग फिर रिलेशन नहीं निकाल सकते डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके। सो फटाक से उतारिए, फिर दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं। तो देखो इधर, तो पहला उतार लिया होगा, फिर आता दूसरा क्वेश्चन। बोल रहा है कि किसी सिंपल पेंडुलम का जो टाइम है वो डिपेंड करता है एल पे, मतलब लेंथ पे, जी पे, और किस पे, 2 पाई पे। तो फाइंड कीजिए टाइम इन टर्म्स ऑफ देम। तो टाइम निकालना है इन तीनों के टर्म्स में। फिर वही बात, ये 2 पाई पे डिपेंड कर रहा है और 2 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता। एल और जी बोलता था तो चुपचाप से निकाल लेता बैठ के, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन असल फॉर्मूला क्या होता है मालूम होगा, अगर t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है। किसी सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो किस फॉर्मूला पे, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। यहाँ पे 2 पाई क्या हो गया भैया, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी ना हो गया, डायमेंशनलेस कांस्टेंट हो गया। जब डायमेंशनलेस कांस्टेंट है तो इसको हम लोग डिराइव कर पाएंगे, इस रिलेशन को नहीं निकाल पाएंगे। तो भैया यहाँ पे भी क्या हुआ, फेल कर गया। तो जब डायमेंशनलेस क्वांटिटी दे दे, डायमेंशनलेस कांस्टेंट दे दे, उसमें रिलेशन को डिराइव करने बोले तो उसको हम लोग नहीं कर सकते हैं, वो सही से रिलेशन को डिराइव नहीं कर पाएंगे। हाँ, इसके बिना इतना दूर कर देंगे लेकिन सही तो नहीं रहेगा, फिर 2 पाई तो नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जिस फॉर्मूला में आपका क्या हो, डायमेंशनलेस कांस्टेंट हो या डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी हो, वैसे फॉर्मूला को, वैसे रिलेशन को हम लोग डिराइव नहीं कर सकते हैं डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू। आया बात समझ में? क्योंकि होगा ही नहीं, क्योंकि उसको तो डायमेंशन ही लिखोगे का उसका बदला। खोपड़ी में घुसा ही बात, आई बात बुद्धि समझ में, तो इसको लिख लीजिए। यहाँ ऐसे लिखना तो लिख सकते हैं, डायमेंशन लेस कांस्टेंट can't be derived। चलिए इसको उतार लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे जो आपको बना के, या ऊपर वाला तो लिख ही लिया, मैं मिटा देता हूँ मैं। इसे बनाइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए खुद से इसको बनाइए, तो तुरंत वीडियो पॉज करके खुद से बनाइए, फटाक से बनाइए। तो देखते हैं हम। चलिए चलो इधर देखो सब। बोला क्या कि भैया फोर्स, वेलोसिटी और टाइम और पावर को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बना दिया है, तो डायमेंशन निकालिए लेंथ का। तब तुम लोग जैसे करते वैसे किया होगा, कोशिश रोक के खुद से बनाया होगा कि सर किए क्या पहले, सर किए क्या, तो क्या किए सर, तो लेंथ को डिपेंड करा दिए एफ पे पावर ए पे, पी पे पावर बी पे, टी पे पावर सी पे, और डी पे पावर मतलब पी पे पावर डी पे, सब डायमेंशन लिख दिए सर। तो L इजिकल टू एम एल टी माइनस टू पे पावर ए, एल टी माइनस टू पे पावर बी, टी पे पावर सी, डी का डायमेंशन क्या आता है जी, एम एल टू टी पे पावर माइनस टू पे पावर टी। इस तरीके से लिखा होगा सब, है ना जी। अब बहुत बजे से बोल भी रहा था, अब आगे जब बना होगा तो बनवा ना करे। कहाँ नहीं बन रहा है सर, इसीलिए नहीं बन रहा है क्योंकि जब इसका इक्वेशन बनाओगे ना तो 4 वेरिएबल मिल गया तुमको, ए बी सी डी, 4 वेरिएबल, इक्वेशन बनेगा सिर्फ 3, तो 4 वेरिएबल को 3 इक्वेशन से हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। आया बात समझ, बुद्धि में घुसा कि भैया 3 वेरिएबल जब था ना तब भी 3 इक्वेशन बन रहा था, तो ये 4 वेरिएबल ए बी सी डी आ गया, तब उसमें भैया 3 इक्वेशन बनेगा, कैसे सॉल्व हो जाएगा, होगा कम से कम 4 वेरिएबल के लिए 4 इक्वेशन होना चाहिए, 4 इक्वेशन बनेगा नहीं। जब भी बनेगा कितना कितना बनेगा जी, तो भैया उसको सॉल्व करना, ए बी सी डी को निकालना पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। तो जब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मतलब 3 से ज़्यादा, यहाँ पे फोर्स, वेलोसिटी और टाइम तक मानना था तो ठीक था, 3 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी में मान ले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, 4 मान ले, 5 मान ले, 6 मान ले, तो उससे ऊपर फिजिकल क्वांटिटीज रहे, अगर 3 से ज़्यादा रहे तो वैसे में वहाँ पे भी हम लोग डायमेंशन एनालिसिस का कर देता है, फेल हो जाता है। वहाँ पे भी हम लोग उसका यूज़ करके हम लोग नहीं निकाल सकते किसी तीसरे चीज़ का डायमेंशन, किसी दूसरे चीज़ का डायमेंशन, क्योंकि अगर 3 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी को मान लेंगे फिजिकल क्वांटिटी, तो 3 से ज़्यादा इक्वेशन बन जाएगा, और 3 से मतलब 3 से ज़्यादा इक्वेशन बोल रहे हैं, 3 से ज़्यादा वेरिएबल आ जाएगा, और 3 से ज़्यादा वेरिएबल अगर आ गया तो उसको 3 इक्वेशन से सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि इसके 4 वेरिएबल आ जाएगा, बनेगा इक्वेशन कितना, सिर्फ 3। आया बात समझ में। तो हम लोग जो है अगर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी अगर किसी मान रहा फिजिकल क्वांटिटी को और 3 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी को मान दे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो क्वेश्चन डायमेंशन से तो नहीं बने, डायमेंशन एनालिसिस वहाँ पे यूज़ नहीं होगा, ये इसका लिमिटेशन, तो वहाँ पे फेल हो जाता है कि अब बाबा अब में से ना होगा, हाथ ऊपर, जो करना था हम कर चुके, जितना दूर हम कर सकते थे उतना दूर, अब बस हमको माफ़ कर। तो ये हम समझते हैं इतना दूर सब किया होगा, अब बुद्धि लगा रहा होगा सॉल्व कैसे कर। बुद्धि तो है छोटा सा कि तो बात मालूम है ना मैथ का कि 4 वेरिएबल बना 3 इक्वेशन कैसे सॉल्व हो जाएगा, कर भी रहा होगा सब बैठ के, आ रहा होगा 12 वेरिएबल है, नंबर तो आ ही नहीं रहा है सर, क्या करे अब, तो होगा क्या, बनेगा नहीं। चलिए यहाँ पे लिख लीजिए, इसको मिटा लीजिए पहले। जब पहले ही बता देते हैं तो फिर बचता क्या मेरे बताने लायक, तो खुद से लगाया ना दिमाग, आओ अच्छा हाँ सर सही बोल रहे, किए था ऐसा, अब पहले बता दे तो करता भी नहीं सब, तो सही छोड़ देता, क्या बोली ना कुछ तो सही है बोलिंग होगा, तो आता भी नहीं ढंग से।
नहीं हटाते हैं आवाज आवाज। चलिए इधर देखिए, तो देखिए 3 इक्वेशन जो गिवन है यहाँ पे, तो देखो 3 इक्वेशन बन जाएगा एम एल और टी को कंपेयर करके। इन वेरिएबल कितना आ जाएगा 4, तो जब इक्वेशन 3 है और वेरिएबल 4 है तो वैसे मैथमेटिकल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जिंदगी में नहीं कर पाओगे। सर एक और यहाँ पे आ जाता है एम एल टी की जगह और भी तो पढ़ा है, ए आ जाएगा, तो हर केस में तो नहीं आएगा, हर केस में बनेगा भी नहीं, खत्म कहानी। चलिए उतारिए इसको, छापिए। उसके बाद जो होता है हम लोग लिमिटेशन पे आते हैं, इसको लिखना लिखे फटाक से। अच्छा नहीं सर नहीं छापिए। तो देखो तो पीछे का क्वेश्चन उतार लिया होगा जो बताया मैंने। अब बात करते हैं लिमिटेशंस का। वही सर अभी जो लगातार 3 क्वेश्चन बनाया क्लास में, वहाँ पर डायमेंशन एनालिसिस काम नहीं आया तो फेल हो जाता था। तो मेरा डायमेंशन एनालिसिस का भी क्या लिमिटेशन है, एक हद है, उसके बाद वो काम नहीं करेगा। हाथ खड़ा, अब मेरे साहब आपको माफ करो, आया बात समझ में? तो वही हद पढ़ने जा रहे हैं कि भाई वो कहाँ तक काम कर सकता है, कहाँ उसके बाद वो काम कहाँ करना बंद कर देगा, लिमिटेशन उसका। तो भैया 3 तो क्वेश्चन बता दिए हैं। तो भैया वही पहला पॉइंट है कि हम लोग डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके किसी डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को निकाल नहीं सकते। जैसे कि पहला क्वेश्चन जब करवाया था लिमिटेशन का, तो F इक्वल टू म्यू n था, तो बोले थे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन में डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या भैया डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, उसको हम लोग डिराइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो वैसा चीज जो कि भैया क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, डायमेंशनलेस है, उसको हम लोग डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके हम लोग डिराइव नहीं कर सकते हैं, खत्म बात। या फिर हम लोग कोई डायमेंशनलेस फंक्शन का भी यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अभी लिखे थे हम लोग टाइम इज इक्वल टू 2π√LG लिखे थे, तो 2π क्या था, एक नंबर था, सिंपल नंबर था, फंक्शन था, उससे साइन थीटा भी आता, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आता, लॉग फंक्शन भी आता, तो भी इसको हम लोग नहीं लिख पाते, क्योंकि नहीं डिराइव कर पाते। क्यों? क्योंकि भैया डायमेंशन एक्स फंक्शन है, जहाँ पे डायमेंशन एक्स फंक्शन जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आ जाए, पर एक्स में आ जाए, या लॉग में आ जाए, या भी सिंपल सा नंबर आ जाए, वो भी तो डायमेंशनलेस ही है। तो वैसे चीज को हम लोग डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू ड्राइव नहीं कर सकते। क्वेश्चन में देख लिए उसको। सर तीसरा लिमिटेशन सर, अगर फिजिकल क्वांटिटी अगर क्या कर रहा है, सेम फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्या कहना चाहिए, नहीं समझ में आया, फिर से पढ़ो सवाल। क्या है तीसरा लिमिट? इफ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम डायमेंशन, मतलब किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना है, ठीक, और डिपेंड करता है, ऐसे लिखता है ना, डिपेंड कर रहा है फोर्स पे, वेलोसिटी पे, टाइम पे, ऐसे लिख देता है ना। तो उसके टर्म से बताइए कोई 2 ऐसा फिजिकल क्वांटिटी लिख दिया जिसका दोनों का डायमेंशन सेम, जैसे कि बोल दे एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है, पावर पे डिपेंड कर रहा है। एनर्जी और पावर दोनों का डायमेंशन क्या होता है? सेम होता है। तो जब ऐसे फिजिकल क्वांटिटी पे या उसी का डायमेंशन उसके बराबर है, मतलब जो चीज़ वो है असल में, कि भैया बोला पावर को डिफाइन कीजिए, मैं पावर का डायमेंशन निकाल ली कि पावर डिपेंड कर रहा है एनर्जी पे, फोर्स पे, टाइम पे, तो पावर का डायमेंशन निकालना है और एनर्जी पे डिपेंड करा दिया। एनर्जी का भी तो डायमेंशन सेम ही है ना जी, है कि नहीं है सेम? तो फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। कि भैया हम लोग जो है कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी नहीं निकाल सकते हैं जिसका मतलब फिजिकल क्वांटिटी जो गिवन उसका क्या हो, डायमेंशन क्या हो, सेम हो। क्या हो? सेम। जब भी देखो सबका डायमेंशन क्या था, अलग अलग था, एक जैसा डायमेंशन किसी का भी नहीं था। बनाया इतना क्वेश्चन तो दिखा है सामने में। चलिए, या फिर हम कोई एक ऐसा फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते जिसके बीच प्लस माइनस आ जाए। हम लोग जो भी कर रहे थे यही नहीं कर रहे थे, इधर कोई फिजिकल क्वांटिटी था, इधर कोई चीज मल्टीप्लाई में कितना बड़का लिखा हुआ था, प्लस माइनस करके कोई दूसरा टर्म नहीं आ रहा था जी। प्लस माइनस करके जो दूसरा टर्म है उस फिजिकल क्वांटिटी को भी हम लोग डिराइव डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू नहीं कर सकते। अगर प्लस माइनस करके कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, जैसे कि फॉर्मूला इज इक्वल टू ut प्लस हाफ इनटू स्क्वायर, तो इसमें देखो इतना दूर तो हम लोग निकाल पाएंगे, लेकिन प्लस करके ये वाला डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। तो प्लस अभी तक जितना फिर क्वेश्चन बनाए डायमेंशन एनालिसिस कभी देखिए कि सर ऐसा दिए हैं, डिराइव करके ऐसा निकल रहा है, प्लस माइनस में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। तो ऐसा टर्म जो कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा फॉर्मूला या एक ऐसा रिलेशन जो प्लस माइनस में रिलेशन में हो फॉर्मूला के अंदर, तो उसको भी हम लोग डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू हम लोग डिराइव नहीं कर पाएंगे, निकाल नहीं पाएंगे। अब पांचवा और आखिरी जो कि आखिरी क्वेश्चन के ऊपर था कि अगर कोई किसी चीज़ का पावर मतलब डिपेंड कर रहा है m पे, l पे, t पे,
सो इट ओनली वर्क व्हेन क्वांटिटी डिपेंड्स ओनली ऑन 3 फिजिकल क्वांटिटी। तो तभी हम लोग निकाल सकते हैं जब सिर्फ कितने पे डिपेंड करे, 3 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर जाएगा तो इक्वेशन कितना बन जाएगा भैया, मतलब इक्वेशन तो 3 ही रहेगा लेकिन कितना वेरिएबल कितना आ जाएगा, 4। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी m पे l पे t पे डिपेंड करता है सिर्फ, तो भैया मतलब जो भैया उसका ये होगा, क्या बोलेंगे, इक्वेशन में तो 3 ही बनेगा लेकिन वेरिएबल कितना आ जाएगा, 4। तो उसको फिर आगे हम लोग जो है लोग वेरिएबल ला ही नहीं पाएंगे, सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। जब सॉल्व ही नहीं होगा तो भैया उसका बता पाएंगे नंबर्स के टर्म में, नहीं बता पाएंगे, इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो डायमेंशन एनालिसिस वहाँ पर भी क्या हो जाता है फिर। इसको और बहुत बेहतर तरीके से जो लास्ट क्वेश्चन करवाया था उसमें समझा है। तो यहाँ पे आपका जैसे कि यहाँ पे अगर फोर्स डिपेंड कर रहा है एनर्जी पे, वेलोसिटी पे, टाइम पे, वर्क पे, एक साथ 1 2 3 4 चीज़ पे डिपेंड करिए, तब आप फोर्स को हम लोग डिराइव नहीं कर सकते। क्यों भैया, क्योंकि 4 इक्वेशन बन जाएगा, सॉरी 4 इक्वेशन बनेगा तो 3 इक्वेशन, लेकिन कितना वेरिएबल, 4 वेरिएबल आ जाएगा। 4 वेरिएबल 3 इक्वेशन से सॉल्व ही नहीं होगा सर। इतना मैथ तो हम भी जानते हैं, थोड़ा सा पढ़े होगा अच्छे से, तब थोड़ा सा पढ़ा होगा, थोड़ा सा, ज़्यादा पढ़ने बोलो मैथ अगर 10 तो उसको हम लोग ड्राइव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो है ना आपका डायमेंशन एनालिसिस क्या हुआ, खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या चालू करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में भैया हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चालू करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिर इसके बाद थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है, सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह पढ़ने के बाद जो है एरर्स पढ़ेंगे। एरर पढ़ने के बाद आएंगे क्या भैया, चलिए पहले इतना पढ़ लेंगे उसके बाद आगे बताएंगे किस पे आएंगे। कोई दिक्कत है इतना दूर में? थोड़ा सा और बचा हुआ है, लगभग 20% चैप्टर या 30% चैप्टर बोल सकते बचा हुआ, तुरंत कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो बने रहने के लिए वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही।